नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं पूरा मैकेनिक्स यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करूंगा। काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और ग्रेविटेशन, इतने चैप्टर कवर करने जा रहा हूं। और आज तक आईआईटी के इतिहास में 2017 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो भारी हो चाहे वो आसान हो, सारे क्वेश्चन को यहाँ मैं कवर करने जा रहा हूँ। और ये लास्ट दिन में आपके लिए ये एक रामबाण साबित होने जा रहा है। अगर आप बढ़िया से कर लो, आप यहाँ भी देखोगे कि मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मॉडर्न फिजिक्स है, जिससे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स से भी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए, मैंने फिजिक्स में 3 यूनिट कंप्लीट करा दी है। मॉडर्न फिजिक्स, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, आप जाके उसे भी कंप्लीट कर लो। आप एग्जाम के बाद आके पक्का मुझे बोलोगे कि भैया आपकी पीवाईक्यू सीरीज से बहुत मदद हुई। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये अपॉर्चुनिटी को गवाओ। देखो, बहुत कम समय के अंदर बहुत कुछ सीखने की, यानी मैं किसी का प्रमोशन वगैरह करता नहीं हूँ। तो मैं बहुत कम टाइम के अंदर बहुत कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। तो यानी जो बात मैं करता हूँ वो सारी कोर्स के रिलेटेड नहीं, यानी कंटेंट के रिलेटेड होती है। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं होता कि ये कोड लगाओ तो ये मिलेगा, वो कोड लगाओ तो वो मिलेगा। तो ये सब नहीं करता, तो इसलिए आपका बहुत समय बचता है यहाँ पे। तो आप मॉडर्न फिजिक्स जाके देख सकते हो। आई बटन पे आपको उसकी उसकी वीडियो दिख रही होगी, उसका लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे। तो मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और आज हमारी बारी है मैकेनिक्स की। तो दोस्तों, ये 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फिजिक्स की। और ये 3 यूनिट कवर करने के बाद मेरे ख्याल से 8 से 10 क्वेश्चन आप फिजिक्स में बना लोगे। ये 3 यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैथ मैथ के लिए भी मैंने पूरी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैंने कंप्लीट 2017 से लेकर 2025 तक के मैथ को चैप्टर वाइज सॉल्व कराया है। उसका भी लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। दोस्तों, बहुत कम समय में, वो भी 6 घंटे के अंदर, पूरी पीवाईक्यू, पूरा जितना भी 2017 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चन है मैथ के, सारे 6 घंटे के अंदर सॉल्व कराया। हालांकि वो तोड़ तोड़ के कराया, सारी वीडियो 30-30 मिनट तक की है, लेकिन 6 घंटे के अंदर मैंने कैलकुलेट किया था एक बार टाइम, तो 6 घंटे के अंदर वो सारी वीडियो कंप्लीट हो जा रही थी। तो आप 6 घंटे के अंदर उस मैथ की पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। और ये तो आप 3 घंटे के अंदर, आज की वीडियो हो गई मेरे ख्याल से 2 घंटे की, इससे पहले 1 घंटे की, तो यानी 3.5 घंटे के अंदर 3 यूनिट, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आप जरूर, अगर आपको इससे फायदा होगा तो आप जरूर आके मुझे बोलना कि भैया आपकी पीवाईक्यू की सीरीज से बहुत फायदा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से चलेंगे ग्रेविटेशन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा कुछ बात किए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से और चलेंगे हम लोग ग्रेविटेशन पे। दोस्तों, ये अपना पहला क्वेश्चन। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ भी सॉल्व कराता हूँ। तो इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। या तो सबसे पहले 1/RC का आपको डायमेंशन पूछा है, तो चलो आरसी का निकालते हैं। तो आर को आप क्या लिख सकते हो? देखो, आप Q इक्वल टू सी वी से C को लिख सकते हो Q/V, ठीक है। अब आप ऐसा R का फॉर्मूला खोजो जिसमें V आता हो, तो V इक्वल टू आई आर। तो आप R को लिख सकते हो V/I, ठीक है। R को लिखो V/I, C को लिखो आप Q/V। तो V से V कटा, तो Q/I बचा। अब आप बताओ, क्या Q I को आप Q/T लिखते हो? तो Q ऊपर T चला गया, तो Q से Q मर गया, यानी T। यानी RC का जो डायमेंशन है वो T के बराबर है। आरसी का डायमेंशन टी के बराबर है, तो 1/RC का डायमेंशन 1/T के बराबर हो जाएगा। और ये 1/T क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। या तो आप इसको दूसरे मेथड से कर सकते हो। कैसे? आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला होता है आरसी सर्किट के लिए, Q इक्वल टू CV इंटू 1 - e⁻⁻ अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल में कोई भी चीज होती है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो -T/RC डायमेंशन लेस होनी चाहिए। यानी जो टी का डायमेंशन होगा वही आरसी का डायमेंशन होगा। इससे पता चल गया कि 1/RC का डायमेंशन 1/T के बराबर होगा। और 1/T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। या तो आप ऐसे सॉल्व करो, या तो आप ऐसे सॉल्व करो, आप पहुंचोगे सेम ऑप्शन पे, ऑप्शन सी पे। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको आर होता है। वेयर ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको ई भी दिया है, एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट। आपको बताना है इनमें से किस ऑप्शन का जो डायमेंशन होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा हमें जो चीज जरूरत पड़ती है वो है फॉर्मूला। अब आप बताइए, ये एच को आपने कहाँ देखा है? हमने एच को देखा है E इक्वल टू एच म्यू में, ठीक। हमने ये एक फॉर्मूला लिखा। अब आर आपको, आर को आपने क्या, आर को आप किस तरीके से इस रिलेट कर सकते हो? आप देखो, आपने एच को एनर्जी के टर्म में लिख दिया। तो अब आप आर को ऐसे नहीं लिख सकते, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर
एनर्जी का डायमेंशन भी सेम होता है जूल, और हीट का डायमेंशन भी सेम होता है जूल। तो अब आप इन दोनों के डायमेंशन को भी तो इक्वेट कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा एच म्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन आपको म्यू नहीं चाहिए, तो म्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो एच वन बाई टी के साथ, तो एच बाई टी इक्वल टू आई भी नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए क्यू। तो आई को क्यू के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक टी से एक टी गया, एक टी से एक टी गया, तो एच इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू आर। आपको पूछा है डायमेंशन ऑफ आर, तो आर इक्वल टू एच बाई क्यू स्क्वायर, और आपको क्यू दिया है ई, तो एच बाई ई स्क्वायर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे। तो इसमें हमें क्या करना था, ऐसे क्वेश्चन को हम फॉर्मूला की मदद से इक्वेट करने की और रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने एच को देखा था एनर्जी में, क्या आर को भी हमने कभी एनर्जी में देखा, जी हाँ देखा। दोनों को इक्वेट किया, फिर आई को रिप्लेस किया, जो जो चाहिए उसे रखा, जो नहीं चाहिए उसको हटाया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको डायमेंशन का ही खेला है। या तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन भी को भी डायमेंशन की मदद से कर सकते थे, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर ये सारी चीजें लिख करके। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो नया तरीका है, ऐसे मैं करता हूँ, तो आपको कुछ नई चीजें सीखने को शायद मिल रही होगी, और आप ऐसे अगर किए होगे तो आपको पता भी होगा कि ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है द फंडामेंटल कांस्टेंट आर गिवन टू बी परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट दिया आपको, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट दिया है एच, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है सी, न्यूटन कांस्टेंट दिया है जी, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है के इंटू बी। के इंटू बी नहीं, के बी। Which of the following quantities constructed out of the above constant has the dimension of an electric charge? आपको कौन सा इसमें से ऑप्शन इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन को शो करेगा? तो या तो आप वैसे कर सकते हो कि सबके डायमेंशन को लिख के वेरीफाई कर लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन कौन सा है, या तो फिर फॉर्मूला फॉर्मूला खेल लो। चलो ऐसे तुम्हारा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, और हम फॉर्मूला फॉर्मूला भी खेल ही लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने एप्सिलॉन नॉट को कहाँ देखा है, हमने एप्सिलॉन नॉट को देखा है एफ बराबर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में, जहाँ के क्यू एस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के नहीं, अब के ही की वैल्यू तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो एक बार मैं इरेज करके फिर से साफ लिखता हूँ, थोड़ा साफ लिखना अच्छा तो दोस्तों है ना, साफ सफाई में रहना चाहिए। तो एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है, के की वैल्यू होती है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्यू वन क्यू टू को मैं डायरेक्ट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखता हूँ, कि क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो फोर पाई से तो आपको मतलब नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो एफ का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताओ, आपने एच को कहाँ देखा, आपने एच को देखा ई इक्वल टू एच, हमें पता नहीं है ये काम आएगा कि नहीं, लेकिन चलिए लिख देते हैं। आपने सी वेलोसिटी, ये तो हमने हर जगह देखा है, इसको तो हम लोग कैसे भी ला सकते हैं। जी को आपने कहाँ देखा है, जी को देखा है एफ बराबर जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में, बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, क्या हम इस एफ और इस एफ के डायमेंशन को इक्वेट कर सकते हैं, जी हाँ, तो चलिए करते हैं। तो क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो क्यू की वैल्यू आई आपकी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी जी एम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब हमें दिख रहा है हमें जी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, लेकिन एम स्क्वायर आपके ऑप्शन में नहीं है। तो एम को हम रिप्लेस करेंगे, एम को इसी से रिप्लेस करेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर को लिख सकते हैं, एम स्क्वायर को लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई जी, एफ आर स्क्वायर बाई जी। जी अब इसको यहाँ पुट कीजिए, तो हम जी इंटू एफ आर स्क्वायर बाई जी इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल। जी से जी कटा, हमारा बचा एफ आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब हमें कुछ दिख भी रहा है कि हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए, लेकिन एफ आर स्क्वायर नहीं चाहिए, ना एफ चाहिए ना आर स्क्वायर चाहिए। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, आइए यहाँ पे मैं फिर से एक लाइन पढ़ता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको एक क्यू स्क्वायर इक्वल टू एफ आर स्क्वायर को आप लिखिए एफ डॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एफ डॉट आर को हम लिख सकते हैं एनर्जी, क्योंकि एफ डॉट आर क्या होता है, वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, एनर्जी, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसे हम ई लिख सकते हैं, तो ई डॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर का डायमेंशन, इसके बराबर होगा। अब ई डॉट आर एप्सिलॉन नॉट, अब ई को हम लिख सकते हैं एच इंटू म्यू, एच इंटू म्यू इंटू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू को लिख सकते हैं हम एच सी बाई लैम्डा, ये हो गया लैम्डा इंटू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या लैम्डा का यूनिट और आर का यूनिट सेम होता है, मीटर, तो ये हमारा एच सी एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो क्यू की वैल्यू अंडर रूट एच सी एप्सिलॉन नॉट, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। दोस्तों ये 2020 का क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो फिजिक्स में बहुत टफ टफ क्वेश्चन आए थे, उनमें से भी ये क्वेश्चन था। अब ये आप टफ भी कह सकते हो, चेक करना पड़ेगा, लेकिन 2020 में टफ टफ क्वेश्चन आए थे, जिसमें ऐसे क्वेश्चन को आपको छांट के बनाना ही होता है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आपको पहले वो क्वेश्चन कर लेने हैं जो आपसे बने। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों ये एक और बेहद आसान सवाल, इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है कितना होगा, 0.00230। तो अब आप एक बात बताओ, ये नंबर है, इसके पहले के जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप बोलते हो फिजिक्स बहुत टफ आती है, तो उनमें से ये एक क्वेश्चन था ना, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते तो फिर आपकी रैंक कितनी नीचे गिर जाती। तो ऐसे क्वेश्चन बना के ही आया करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी देखिए, आपको डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। एक जगह आपको रेजिस्टेंस बताना था, एक जगह चार्ज, अब आपको बताना है एनर्जी इन टर्म ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच, द वेलोसिटी सी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो या तो इसको फिर फॉर्मूला फॉर्मूला खेल के कर लेते हैं, या तो फिर हम वो वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ उससे कैसे करते हैं, ताकि आप सारी चीज का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, आप उसको ऐसे लिखो, ई को लिखो, ई इज इक्वल टू एच टू द पावर ए। आपको क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है, जी दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो एच टू द पावर ए, जी टू द पावर बी, और सी टू द पावर सी नहीं एम ले लो, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब आप ई का डायमेंशन लिखोगे जो होता है, अब आपने ई का डायमेंशन लिखा इज इक्वल टू, आपने एच का डायमेंशन लिखा, फिर जी का डायमेंशन लिखा, फिर सी का इसका डायमेंशन लिखा आपने, आपने फिर आपने सी का डायमेंशन लिखा, इसकी पावर एम किया। अब आपको जब आप इक्वेट करोगे एम को एम के साथ इधर के, और इधर के एल को एल के साथ, इधर के टी के साथ, तो आपको ए बी सी की इक्वेशन आएगी, इससे ए बी सी की वैल्यू आएगी, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको मोटा मोटी ई आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये हो गया पहला मेथड, जो कि लोग अक्सर यही मेथड करते हैं जो भी। लेकिन मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो अब तक मैंने किया और जो मैं करते आ रहा हूँ। देखिए इसमें क्या आपको क्या एच सी और जी दिया है। तो सबसे पहले आप जानते हो ई को, ई इक्वल टू एच इंटू म्यू। आपको म्यू को आप लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा। आप देख लो सी भी चाहिए लेकिन लैम्डा नहीं चाहिए, लैम्डा आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप बताओ, आप देख रहे हो जी, जी को हम कैसे ला सकते हैं, एफ इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक। एफ इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप एफ आर स्क्वायर को एफ डॉट आर लिख सकते हो इक्वल टू जी एम स्क्वायर। ऐसा हमने एक बार और किया है, तो एफ डॉट आर को लिख सकते हो ई इंटू आर इक्वल टू जी एम स्क्वायर। आर को लिख सकते हो जी एम स्क्वायर बाई ई। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि लैम्डा का जो डायमेंशन मीटर होता है, लैम्डा की यूनिट मीटर, वही आर का यूनिट है। तो अब आप इस लैम्डा को इसके डायमेंशन से रिप्लेस करो, तो हो जाएगा हमारा ई इज इक्वल टू एच सी लैम्डा यानी आर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई ई, जी एम स्क्वायर इंटू ई, ई से ई कटा, आपका आया जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी। तो हमने यहां तक फाइंड किया। अब आप बोल रहे हो कि भैया इसमें तो एनर्जी की टर्म ही कट गई। लेकिन आपको देखो इसमें क्या क्या चाहिए, आपको जी भी चाहिए, एच भी चाहिए, सी भी चाहिए, लेकिन एम स्क्वायर नहीं चाहिए। चाहिए क्या, एनर्जी। तो एनर्जी को मास के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। अब एम की वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एच सी बाई जी, अंडर रूट एच सी बाई जी इंटू सी स्क्वायर। और जब ये सी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो सी टू द पावर 4 बन के आएगा, तो अंडर रूट सी टू द पावर 4 इंटू सी, तो अंडर रूट एस सी टू द पावर 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई जी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे। पहले मेथड खुद करके बताना और चेक करना कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं, और दूसरा मेथड जो अब तक मैं करके आ रहा हूँ मैंने आपको वैसे बता दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने यूनिट डायमेंशन कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं काइनेमेटिक्स की तरफ। काइनेमेटिक्स से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जाता है। तो चलिए काइनेमेटिक्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है, टू साइक्लिस्ट अभिजीत एंड वानी, एक है अभिजीत और एक है वानी, स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट। इस पॉइंट से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए वी इधर जा रहा है, वानी इधर जा रहा है, तो अभिजीत इधर जा रहा है, ठीक है। अभिजीत मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, अभिजीत मान लीजिए ओमेगा से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड ओमेगा इनिशियल इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। वानी स्टार्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट, इसका जो एक्सेलरेशन है अल्फा 0 है, लेकिन ये जो जा रहा है इसके पास नहीं, इसने क्या बोला, फिर से नहीं, इसने बोला
कि वानी स्टार्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन है यानी अल्फा है, लेकिन जो इनिशियल स्पीड है वो जीरो है, ठीक है। दे मीट अगेन ऑन द ट्रैक विद द सेम स्पीड, यानी वो ट्रैक पे जब मिलते हैं एक पॉइंट पे तो उनकी स्पीड सेम होती है। तो देखिए जो अभिजीत जा रहा है इसकी स्पीड तो चेंज होनी ही नहीं है, इसकी स्पीड तो हमेशा ओमेगा ही रहेगी। लेकिन ये जो वानी जा रहा है इसकी स्पीड चेंज होगी, क्यों चेंज होगी? इनिशियल जीरो थी लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को चेंज करेगा। तो कितने से चेंज करेगा? आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन सर्कुलर में वो चीज क्या होती है? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इनिशियल तो जीरो है, तो ओमेगा फाइनल हो जाएगा आपका अल्फा इंटू टी। तो अब आप अभिजीत की स्पीड को, ये अभिजीत की स्पीड, स्पीड ऑफ अभिजीत इक्वल टू स्पीड ऑफ वानी करो, स्पीड ऑफ वानी करो एक पॉइंट पे। स्पीड ऑफ अभिजीत तो चेंज नहीं हो रही है, वो रहेगी ओमेगा, और स्पीड ऑफ वानी हो जाएगी आपको अल्फा इंटू टी। अब आपको पता चल गया टी इक्वल टू ओमेगा बाई अल्फा, ये वो टाइम है जिस पे इन दोनों, ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। इस टाइम टी के लिए ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। अब इस टाइम के लिए इन दोनों की आप डिस्प्लेसमेंट पता कर लो। तो सबसे पहले अभिजीत के लिए डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्टेंस ही बोला है क्योंकि फिर डिस्प्लेसमेंट ऐसे लेना पड़ेगा, डिस्टेंस ही लेने के लिए बोला है आपको, डिस्टेंस ही के लिए जाना है। डिस्टेंस, अगर हम अभिजीत की बात करें तो अभिजीत के पास इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा, और वो टाइम टी के बाद हमें बताना है। तो एस बराबर यू टी, नहीं एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इसे हम किस प्रकार से जाएंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, नहीं नहीं, ओमेगा है, टाइम है, एक्सेलरेशन नहीं है। एस बराबर यू टी डायरेक्ट कर सकते हैं हम, एस बराबर यू इंटू टी इक्वल टू, आपको यू है ओमेगा, टी है आपको ओमेगा बाई अल्फा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा। ये चला आपके अभिजीत ने, ये चला आपका अभिजीत जिसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी थी, नो एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब चलते हैं वानी की तरफ। ये जो आपका वानी है ये चल रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो इसमें हम लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यानी आपको हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। लेकिन आपको ओमेगा इनिशियल ओमेगा जीरो है, ये ओमेगा इनिशियल होता है क्योंकि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो वो सर्कुलर में ये फॉर्मूला हो जाता है जहां यू की जगह ओमेगा इनिशियल होता है, तो ये आपका हो गया जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू हाफ, अल्फा की वैल्यू है आपकी अल्फा, अल्फा इंटू टी स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा से अल्फा कटा तो ओमेगा स्क्वायर बाई टू अल्फा। अब आप देखो इसके लिए जो डिस्टेंस था, इसके लिए जो डिस्टेंस था, अभिजीत ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा चला, तो ये वानी जो चला इसका आधा चला, वन बाई टू चला, यानी ये ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा चला, लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर बाई टू अल्फा चला। तो ये अभिजीत का तो आधा चला, तो हम कह सकते हैं कि अभिजीत ट्रेवल डबल डिस्टेंस, ठीक है। वानी आधा चला तो अभिजीत डबल ही चला होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम ए हाइट h, एक हाइट h से आपने बॉल को फेंका विथ इनिशियल स्पीड u के साथ, ठीक है। अबव द ग्राउंड द बॉल इवेंचुअली हिट द ग्राउंड विथ स्पीड v, जब यह बॉल ऊपर से नीचे आया ग्राउंड को हिट किया तो इसकी स्पीड थी v, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख लिया। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एंड द रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आपको बताना है फॉर एंटायर ट्रैजेक्टरी। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड कुछ और नहीं, आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बोलता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखने, तो इसका तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h होता है, लेकिन आपको पूछा एवरेज स्पीड तो आपको टोटल डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो ये बताइए जब ये बॉल ऊपर गया तो सपोज कीजिए ये इसने h डैश दूरी कवर की, तो ऊपर जाने में h डैश कवर की, फिर यहाँ तक आने में h डैश कवर की, तो हो गया यहाँ तक तो इसकी डिस्टेंस हो गई 2h डैश, और फिर नीचे तो प्लस h, यानी टोटल डिस्टेंस आपको कुछ और नहीं, आपको टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपको 2h डैश प्लस h। अब आप एक बात बताइए, जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? वो जब ऊपर जाता है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है 2 इंटू यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच। अब आप बताओ इस एच को हम, यहाँ जब आपने इस बॉल को ऊपर फेंका तो हम जानते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन यही बॉल जब यहाँ पहुंचेगा, ये बॉल जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी वही सेम यू रहेगी। आपने काइनेमेटिक्स में ये पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम प्रूव कर सकते हैं इस चीज को।
जब एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो ये जहां जिस पॉइंट पर रहेगा उसकी वेलोसिटी उसी के बराबर रहेगी, तो इस लेवल पे इसकी स्पीड यूं ही रहेगी। अब आप इन दोनों के बीच अगर आपको एच निकालना है तो एच हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें यू दिया है, वी दिया है, एच दिया है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस से, नहीं, टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है। अब v नीचे तो माइनस वी का होल स्क्वायर, नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए की जगह लिखेंगे माइनस जी, एस की जगह लिखेंगे, नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस एच, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब आपको एच की वैल्यू भी मिल गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी। तो यहाँ हमने हर चीज को u और v के टर्म में ले आई, तो अब हम करेंगे, लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी। अब आप टू जी कॉमन ले लो तो टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो अब आपने निकाल लिया टोटल डिस्टेंस, अब निकालेंगे हम लोग टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपका क्या हो जाएगा, टोटल टाइम सबसे पहले ये जब यहाँ तक आएगा तो इसके लिए तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट ही लिख देंगे, और प्लस इसके लिए टाइम इसको मान लेते हैं टी डैश, तो टी प्लस टी डैश, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझे होगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एक बॉल को जब आप फेंकते हो तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, टू यू बाई जी, ये तो हमने फॉर्मूला से निकाल दिया। लेकिन ये टी डैश कैसे निकालेंगे, अब आपको u पता है, अब आपको v पता है, तो अब आप बताओ कितने समय के बाद ये u से v हो जाएगा, यही तो टाइम बताना है आपको। तो v बराबर u प्लस एटी लगा दो। इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बना लेते हैं, तो v बराबर u प्लस एटी होता है, ठीक है। आपका स्पीड है माइनस v, ठीक है, u है माइनस यू, ठीक है, प्लस माइनस जी इंटू टी, तो माइनस माइनस कॉमन, माइनस माइनस काट ही दो, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो t की वैल्यू आई आपकी v माइनस यू बाई जी, v माइनस यू बाई जी। अब आप यहाँ पुट करो v माइनस यू बाई जी, g कॉमन, टू यू माइनस यू, तो u प्लस v बाई जी। आपने यहाँ तक निकाल लिया तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, और टोटल टाइम आया आपका यू प्लस वी बाई जी, यू प्लस वी बाई जी। तो आप इसे, आप जी से जी मारो, जी से जी मारो, और आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू इंटू यू प्लस वी। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए सही दिख रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने किस प्रकार से सॉल्व किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको ग्राफ की मदद से सॉल्व करना होता है। आपको दिख ही रहा है कि आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। देखिए द वेलोसिटी v दिया, आपको v दिया है, v का टाइम, v और t का प्लॉट दिया है। अब आप बताइए वी टी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, वही डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए प्लॉट बनाते हैं। बहुत लोगों को, बायो वाले बच्चों को प्लॉट बनाने में ही दिक्कत होती है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये हो गया आपका वी एक्स वाई एक्सिस पे और टी एक्स एक्सिस पे। अब आपको बोल रहा है v इक्वल टू अल्फा टी यानी y इक्वल टू एम एक्स, वो ओरिजिन से पास होगा भाई, जाहिर सी बात है, और उसका स्लोप होगा अल्फा, उससे अभी हमें मतलब नहीं है। अल्फा टी कब तक, जीरो से टी बाई थ्री तक, जीरो से टी बाई थ्री तक। तो जब आप टी बाई थ्री इसमें पुट करोगे तो आपकी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू टी बाई थ्री। तो ये हाइट है अल्फा इंटू टी बाई थ्री, ठीक है। अब आपको बोल रहा है टी बाई थ्री से टू टी बाई थ्री तक, टी बाई थ्री से टू टी बाई थ्री तक, ये वेलोसिटी अल्फा इंटू टी बाई थ्री ही है, यानी ये वेलोसिटी यही है, ये वेलोसिटी यही है अल्फा इंटू टी टी बाई थ्री, ठीक है। अब हो रहा है टू टी बाई थ्री से टी तक, टू थ्री, टू टी बाई थ्री से टी तक, ये है आपको। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो आप यहाँ समझ सकते हो कि टी कांस्टेंट है, तो एक बार आप यहाँ टू टी बाई थ्री पुट करके देखो। तो अगर हम टू टी बाई थ्री पुट करके देखें टी की जगह पे, तो टी माइनस टू टी बाई थ्री, अब आपका आ जाएगा अल्फा इंटू, तीन में दो गया एक, तो ये हो गया आपका अल्फा इंटू टी बाई थ्री, यानी टू टी बाई थ्री पे इसकी वैल्यू इतनी ही है। और अगर आप टी पुट करो तो टी माइनस टी जीरो, यानी वी टी वहां पे जीरो हो जाएगा, टी एट टी इक्वल टू, एट टी इक्वल टू टी पे, कैपिटल टी पे वी टी जीरो हो जाएगा। तो ये अब आपको प्लॉट आ गया। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इसका एरिया, इन दो ट्रायंगल का एरिया ऐड करो और फिर इस स्क्वायर का एरिया ऐड करो, या तो डायरेक्ट अगर आपको इसका एरिया पता हो तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, ये है आपको टी, टू टी बाई थ्री माइनस टी बाई थ्री, तो ये है आपको टी बाई थ्री, और ये टोटल है आपको टी प्लस टी इंटू हाइट, हाइट है आपको अल्फा इंटू टी बाई थ्री। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो तीन एक फोर टी बाई थ्री इंटू अल्फा टी बाई थ्री, तो आपको दो से दो कटा, तो टू अल्फा टी स्क्वायर बाई नाइन कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिख रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों ये है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू अल्फा वी, ए इक्वल टू अल्फा वी, ठीक है, वेयर वी इज द वेलोसिटी, ठीक है, velocity of particle and alpha is a constant, ठीक है, if the distance traveled by the particle in the time interval t2 minus t1 and t3 minus t1, ये दिया है, which one of the following relation, तो आपको रिलेशन कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो ए को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा चीज को तो आपने पढ़ा ही होगा, ए को आप लिख सकते हो dv by dt, dv by dt, dv by dt इज इक्वल टू अल्फा वी, वी को इधर ले आओ तो dv by v इज इक्वल टू अल्फा dt, इंटीग्रेट करो दोनों साइड तो इधर हो जाएगा आपका ln v इज इक्वल टू अल्फा t, ln v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी भी करो, क्यों, क्योंकि ये आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, तो अब आप v को लिख सकते हो v इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी प्लस सी। ये आपकी पहली इक्वेशन, यहां तक तो आप पहुंच गए, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ है, आपको पहुंचना एस यानी डिस्प्लेसमेंट तक, तो v से s पहुंचने का क्या रास्ता है, v को आप लिख सकते हो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी प्लस सी, तो डी एस इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा टी प्लस सी इंटू डी टी डी टी। अब आप डी एस इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी प्लस सी को ई टू द पावर अल्फा टी इंटू ई टू द पावर अल्फा नहीं ई टू द पावर अल्फा टी इंटू ई टू द पावर सी लिख सकते हैं, तो ई टू द पावर सी को हम बाहर कर सकते हैं इंटू ई टू द पावर अल्फा टी इंटू डी टी, अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा आपका एस यहाँ, लेकिन यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ हम देखो, यहाँ जो था एक तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, यानी आपको लिमिट नहीं दिया था, लेकिन यहाँ आपको लिमिट दिया है, कैसे लिमिट दिया है, आपको कह रहा है कि टी टू माइनस टी वन, यानी इस इंटरवल के लिए आपको एस वन टू दिया है और इस इंटरवल के लिए आपको एस वन थ्री दिया है, तो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कैसे। तो ये एस इक्वल टू ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर अल्फा टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर अल्फा टी बाई अल्फा। अब बताओ, अब आओ एस वन टू कैसे निकालेंगे, एस वन टू क्या है, एस वन टू है आपका डिस्प्लेसमेंट टी टू टाइम इंटरवल टी वन से टी टू के बीच का आपका डिस्प्लेसमेंट, तो यानी जब आपका टाइम इंटरवल यानी लोअर लिमिट टी वन और अपर लिमिट टी टू थी, तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट आपका था एस वन टू, तो एस वन टू आपका ये डिस्प्लेसमेंट था। अब आप एस वन टू निकाल नहीं सकते हो, तो एस वन टू आपको क्या हो जाएगा, एस वन टू आपका हो जाएगा, अब आप इसमें बारी बारी से पुट करो तो ई टू द पावर सी बाई अल्फा तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर अल्फा टी में एक बार टी टू पुट करो तो ई टू द पावर अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी टू माइनस ई टू द पावर अल्फा टी वन ई टू द पावर अल्फा टी वन। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, तो हमें एस वन टू की वैल्यू आई क्या, ई टू द पावर सी बाई अल्फा इंटू ई टू द पावर अल्फा टी टू माइनस ई टू द पावर अल्फा टी वन। ये आई हमें क्या, किसकी वैल्यू, एस वन टू की वैल्यू आई। अब अगर इसी प्रकार से आप एस वन थ्री की वैल्यू लिखो तो ये कुछ और नहीं, ये भी होगी ई टू द पावर सी बाई अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी थ्री माइनस ई टू द पावर अल्फा टी वन। तो ये इसी का आपको क्या पूछ रहा है, इसी का आपको इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको ई टू द पावर सी बाई अल्फा ई टू द पावर सी बाई अल्फा तो कट जाएगा, तो एस वन थ्री बाई एस वन टू की वैल्यू आ जाएगी आपको ई टू द पावर अल्फा टी टू ई टू द पावर अल्फा टी टू माइनस ई टू द पावर अल्फा टी वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर अल्फा टी थ्री माइनस ई टू द पावर अल्फा टी वन। लेकिन अब आप एक चीज देखो, यहाँ आपको एक्सपोनेंशियल होल एक्सपोनेंशियल बाहर है, यानी टोटल एक्सपोर्ट, तो आप यहाँ e टू द पावर अल्फा टी वन अगर कॉमन ले लो, e टू द पावर अल्फा टी वन कॉमन ले लो, e टू द पावर अल्फा टी वन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा टी टू माइनस टी वन हो जाएगा जी, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको e टू द पावर अल्फा टी टू मिलेगा माइनस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई e टू द पावर अल्फा टी वन, नीचे भी कॉमन इधर हो जाएगा e टू द पावर अल्फा e टू द पावर अल्फा अल्फा टी थ्री माइनस टी वन माइनस वन, ई टू द पावर अल्फा टी वन कट गया, तो अब आप देख सकते हो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला ऑप्शन ए। देखिए मैंने क्या गलती की, एस वन थ्री बाई एस वन टू किया, तो यहाँ टी थ्री होगा, यहाँ टी टू होगा, तो यहाँ टी थ्री होगा, यहाँ टी टू होगा। देखिए थोड़ा सा गिजबिज हो गया है, लेकिन आपको इसकी फिक्र नहीं करनी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, सॉल्व आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सॉल्व भी कर दिया तो ऑप्शन ए सही है। अब आप इसको फिर से एक बार सही से ढंग से सॉल्व कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। और दोस्तों आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते तो आप लोग थोड़ा वो भी कर दिया कीजिए, देख के निकल जाते हैं, ये थोड़ा आप अन्याय कर रहे हो मेरे साथ।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, वैसे आप इस क्वेश्चन को वो फॉर्मूला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ की मदद से सॉल्व करूंगा क्योंकि उससे आसान पड़ेगा। देखिए कैसे आसान पड़ेगा। देखिए आपको बोल रहा है चलिए वीटी ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। देखिए क्यों बना रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। एन एथलीट रन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, सी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जब रेस्ट पे होता है तो वी जीरो होता है, ठीक है। एंड रन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड, तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ पहले 2 सेकंड जाएगा, यानी 2 सेकंड तक इसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक चला, और इसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, 9 मीटर स्पीड पहुंच गई, यानी स्पीड दिया आपको, ये स्पीड दिया 9 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड पहुंच गई 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक हमने फिगर आउट कर लिया। She then continues at this constant speed for some time before slowing down, यानी इसने कुछ देर तक यही स्पीड मेंटेन की, ठीक है। मान लिया हमने इसने ये स्पीड मेंटेन की T1 टाइप तक, ठीक है। अब बोल रहा है फिर ये डिक्सरेट हुआ, द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इज 12 सेकेंड, यानी टोटल टाइम जो स्टार्ट और फिनिश का था वो 12 सेकेंड था। देखिए सबसे पहले इसने स्टार्ट किया 0 से, इसकी स्पीड पहुंची 9, फिर ये कुछ समय के लिए इसी स्पीड के साथ चली, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया कि डिक्सरेट हुआ, यानी डी एक्सलरेट हुआ, यानी अब ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी स्पीड हो जाएगी 0। तो अब आपको बोला टोटल टाइम इतना था। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ हर एक्सलरेशन इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्सलरेशन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो था वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्सेलरेशन के दुगना था, यानी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन, को एडी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। तो अब आप बताइए क्या आपको स्पीड और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो अब आप यहाँ एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपको ऐसे, आप लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 इनिशियल थी 0 बाई टाइम था 2, तो आपका आ गया 4.5, 9/2 यानी 4.5। तो एक्सेलरेशन तो आ गया 4.5, एक्सेलरेशन तो आ गया 4.5, 4.5 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये स्लोप क्या है, 12 - T1, ये तो आपको है, ये डिस्टेंस है 12 - T1। स्लोप क्या होती है, डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये है आपका ऊपर डेल वाई है 9 बाई डेल एक्स, क्या आपका 12 - T1, 12 - T1। तो अब आप इससे काट दो 2 बार में, तो 12 - T1 इज इक्वल टू 4, तो T1 की वैल्यू आ गई आपकी, T1 की वैल्यू आ गई आपकी 8, यानी ये T1 जो है ये 8 सेकंड है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस ग्राफ का एरिया क्या देता है, स्पीड डिस्टेंस ग्राफ का एरिया आपको देता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया देता है आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप कुछ नहीं, इसका एरिया निकाल लो, और इसका एरिया निकाल लो, इसके ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड कर दो। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ये एरिया आपका हाफ हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 9 प्लस ये स्क्वायर है आपका, स्क्वायर 8 में 2 गया 6, स्क्वायर नहीं आपका रेक्टेंगल है, तो 8 में 2 गया 6, आपको बेस हो गया 6, हाइट हो गया 9 प्लस, अब आपको ये फिर रेक्टेंगल है तो हाफ इंटू ये आपको बेस हो गया 12 में 8 गया 4 इंटू हाइट हो गया 9, तो 2 से 2 बार में कटा, 2 से 2 बार में कटा, 2 से 2 कटा, तो 9 प्लस 54 प्लस 18, 18 9 27 प्लस 54, 27 प्लस 54, 7 4 11 5 2 7 1 8 81 मीटर, आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आया क्यों मैंने ग्राफ बनाया। वैसे आप इसको फॉर्मूला फॉर्मूला करके भी कर सकते थे, लेकिन ग्राफ बनाने से क्या हुआ कि आपको स्पीड दिया हुआ था, आपको टाइम स्पीड टाइम बता रहा था, सारा स्पीड टाइम पे खेल रहा था, आपको डिस्टेंस पूछ रहा था, मतलब क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस देता है। दोस्तों बीच बीच में मैं थोड़ा इस क्वेश्चन में बार बार कुछ बोल रहा था, स्पीड डिस्टेंस का ग्राफ, वो थोड़ा जहन से बात इधर उधर हो जाती है, तो आपको उसको उतना माइंड में नहीं लेना है। मोटा मोटी क्या है, वीटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, एस टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस, वेयर एस इज स्पीड, वी इज वेलोसिटी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। और वीटी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन, याद रखना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें आपको बोल रहा है कंसीडर पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, मास आपका यूनिट है, यानी एम को आपको 1 रखना है, ठीक है। थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल फाई, आपको इस आपने इस पार्टिकल को जब फेंका
फेंका तो इसकी वेलोसिटी थी v नॉट, एंगल था 5, बहुत बढ़िया, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट अ टाइम t आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन while इट इज इन फ्लाइट। देखिए आपको t टाइम के बाद सपोज कि ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी घट गई होगी। इसका वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट पे फर्क पड़ता है? आपके इस कंपोनेंट पे तो फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाले पे फर्क पड़ता है वाई वाले कंपोनेंट पे, ठीक है, इतना हम जान रहे हैं। आपको पूछ रहा है, आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन भी नहीं पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। चलिए आपको पता है एल क्या होता है, आर क्रॉस पी, पी क्या होता है, एम वी। अब आप इस पार्टिकल के लिए एट टी टाइम टी इक्वल टू टी के लिए इस पार्टिकल के लिए आर लिखो, यानी आप इस पार्टिकल का पोजीशन लिखो और इस पार्टिकल का वेलोसिटी लिखो, और वेलोसिटी आप दोनों डायरेक्शन में लिखो, एक्स कैप और यानी आई कैप और जे कैप दोनों के टर्म में लिखो, ठीक है। सबसे पहले आर पे आते हैं, ठीक है। एट टाइम टी के बाद ये कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो देखिए इसका जो आपने, ये आपका पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी वी नॉट कॉस अल्फा, वी नॉट कॉस फाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी यही है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो ये ट्रैवल करेगा x इक्वल टू यू टी, तो वी नॉट कॉस फाइव इंटू टी। तो आपको ये हो गया x डायरेक्शन में इसका पोजीशन। अब y में आते हैं, y में ये आपको जा रहा है वी नॉट साइन अल्फा से, वी नॉट साइन अल्फा से फाइव से, और इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो टी टाइम के बाद ये आपको इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां u है आपको v नॉट साइन अल्फा, v नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, ये है जे कैप में और ये है आई कैप में। तो ओवरऑल हम आर को लिख सकते हैं, ओवरऑल आर को लिख सकते हैं v नॉट कॉस फाइव इंटू टी आई कैप प्लस v नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, जे कैप, ठीक है। ये हमने आर लिखा। अब हम लिखेंगे वी, वी, तो वी आपको पता है वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं वी नॉट कॉस फाइव, उसको हम लिख दिए वी नॉट कॉस फाइव। ये आपको आई एक्स डायरेक्शन में कभी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है आपको वाई डायरेक्शन वाला। और कैसे चेंज होगा, किस हिसाब से चेंज होगा, आप उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी आपको क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन फाइव, वी नॉट साइन फाइव माइनस जी टी इंटू जे कैप। आई होप अब आप समझ गए होगे। अब आप इसके लिए एल के लिए एंगुलर मोमेंटम के लिए आर क्रॉस एम वी लगा लो, तो वहां आपको पता है कि एम की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी कर लो। अब आप पता है आई और जे आपको दिया है, तो इसमें के की कोई टर्म ही नहीं है, तो जीरो के कैप प्लस जीरो के कैप। अगर आप एल इक्वल टू आर क्रॉस वी करते हो तो अब आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो खुद से वैल्यू निकाल लेना। मैं बस यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करना है आर क्रॉस वी, आर आपको दिया है, आर, अब आप डिटर्मिनेंट लिखोगे, ये लिखोगे आई, ये जे, ये के। पहले लिखोगे आर वाला कंपोनेंट, तो आर में है आपको, चलो मैं इसको लिखता हूँ वी एक्स आई कैप, आर एक्स आई कैप, और इसको लिखता हूँ आर वाई। देखो खुद से कर लेना, मैं बस बता दे रहा हूँ। ये हो गया आपको आर एक्स, ये हो गया आर वाई, ये के आपको टर्म थी जीरो। अब वी के लिए आप यहाँ लिखना वी एक्स, यहाँ लिखना वी वाई और यहाँ लिखना जीरो। अब आपको पता है कि आपको जो भी वैल्यू मिलेगी आर क्रॉस वी की, वो के अलॉन्ग मिलेगी, क्योंकि अगर आप इस सब के अलॉन्ग जाओगे, आई के लिए निकालोगे तो वो जीरो आएगा, जे निकालोगे तो वो भी जीरो आएगा। डिटरमिनेंट जब के पे पहुंचोगे तब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और वो आएगी आर एक्स वी वाई माइनस वी एक्स आर वाई। इतना तक मैंने बता दिया, अब आप पुट करके तुम निकाल सकते हो। तो अगर तुमको डायरेक्शन भी पूछा रहता तो तुमको घबराना नहीं है, ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती, के कैप की डायरेक्शन में होती। आई होप तुम समझ गए हो यहीं तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पक्का तुम ये निकाल लेना, एक बार डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए कार मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक गाड़ी है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन था। तो तुम जानते हो जब एक गाड़ी के पास एक्सेलरेशन हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही है, तो ये बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन के साथ। तो इसकी वेलोसिटी मान लिया अब हो गई v, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है,
एंड कम्स टू ए मोमेंटरी स्टॉप विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी अभी तो इसके पास एक्सेलरेशन आगे की तरफ लग रहा था, लेकिन अब वही सेम एक्सेलरेशन इस पे पीछे की तरफ लगेगा। तो जब पीछे की तरफ लगेगा तो यानी इसकी वेलोसिटी अब घटेगी घटेगी, तो ये एक पॉइंट पे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंटली इट रिवर्सेस इट्स मोशन एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन अ सिमिलर मैनर। मतलब क्या है कि जब आपने इसको एक्सेलरेट किया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन अब आप इसको डीएक्सेलरेट कर रहे हो तो इसकी वेलोसिटी घटेगी, तो इसकी वेलोसिटी अब हो गई जीरो। यानी ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन ये रिवर्स कब करेगा, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन एक्सेलरेशन अब भी पीछे की डायरेक्शन लग रहा है, तो अब ये अपनी पीछे की तरफ डायरेक्शन, पीछे की तरफ डिस्टेंस तय करेगा। तो जब ये पीछे की तरफ आएगा तो अब ये यहाँ पहुंचा, तो पीछे की तरफ यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी स्पीड हो जाएगी इसकी v, एक्सेलरेशन अब भी इस पे पीछे की तरफ लग रहा है, और इसने बोला इन अ सिमिलियर मैनर, ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच रहा है सेम मैनर से। मतलब कहने का क्या है कि देखो, मतलब कहने का ये है कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो थी लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था, तो अब वो पीछे की तरफ इसके एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा। तो जब ये पीछे की तरफ एक्सेलरेशन को बढ़ाया तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो गई v इक्वल टू वी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन, अब फिर इसके एक्सेलरेशन को रिवर्स कर दिया जाएगा, अब इस पे एक्सेलरेशन आगे की तरफ लगेगा, तभी तो यहाँ पे आके तुम्हारा पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो पाएगी। नहीं तो तुम्हारा पार्टिकल तो हमेशा वेलोसिटी, पार्टिकल कार की वेलोसिटी तो हमेशा बढ़ती जाएगी जब तुम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चेंज नहीं करो। इसलिए उसने बोला सिमिलियर मैनर, मतलब क्या कि यहाँ पे आपको v इक्वल टू वी था तो हमने v इक्वल टू वी फाइंड कर लिया, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था तो यहाँ आगे की तरफ होना चाहिए, तभी आपका पार्टिकल यहाँ आके रुकेगा। तो सिमिलियर मैनर कहने का मतलब ये था। अब इसके लिए हम पी टी ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए पी आपका क्या होता है, पी होता है एम वी, तो मास तो आपके इसके कार का कांस्टेंट होगा। तो अब आप एक काम करो, वी टी ग्राफ बना लो, ठीक है, तो वी और टी का ग्राफ बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा v, ये हो गया हमारा t। तो v स्टार्ट किया जीरो से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक अपने पार्टिकल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दो। मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ, पार्टिकल और कार यहाँ पे सेम चीज है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया कुछ टाइम तक, लेकिन यहाँ से अब आपने उसी कार को सेम डी एक्सेलरेशन दिया, सेम मैग्नीट्यूड का। तो ये अगर डी एक्सेलरेशन दोगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। देखो मैं एकदम सेम कोरस्पॉन्ड बना रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ वेलोसिटी v हो गई, ये आपकी वेलोसिटी हो गई v, तो ये हो गया आपका कोई टाइम t होगा, t डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टिकल की वेलोसिटी थी v, लेकिन फिर यहाँ से लगा आपके पार्टिकल पे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, मतलब डी एक्सेलरेशन, तो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई जीरो। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि अब सेम अभी यहाँ पे आप देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब भी पीछे ही की तरफ है, तभी तो पीछे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यानी आपके पार्टिकल का ये जो डायरेक्शन है, आपके पार्टिकल के पास जो डी एक्सेलरेशन है वो ऐसे लगता रहेगा। कब तक लगेगा, जब तक आपके पार्टिकल की वेलोसिटी v ना हो जाए। तो मैं इसको फिर से बनाना पड़ेगा, तो यानी आपका मोटा मोटी आपका प्लॉट इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। सिमिलियर मैनर बोलने का मतलब ये है कि ये जो सिमिट्री है वो यहाँ भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आई होप आप समझ गए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ गए ना, देखो मैंने एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये है वी टी, ठीक है। सबसे पहले आपके पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है, फिर एक टाइम के बाद उसने बोला कि अब जब यहाँ पे पहुंचा तो अब उसने बोला कि अब इस पर डी एक्सेलरेशन लगना चाहिए सेम मैग्नीट्यूड का, तो सेम स्लोप का लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में डी एक्सेलरेशन लगेगा, सेम स्लोप का निगेटिव डायरेक्शन में डी एक्सेलरेशन लगेगा। पहले ये मैं इरेज करता हूँ। ये इरेज नहीं हो रहा है, यानी आप कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पार्टिकल की वेलोसिटी थी v, फिर उसके बाद सेम डिसलेशन लगा, सेम स्लोप होनी चाहिए, ठीक है, सेम स्लोप हुई यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा अब भी जब यहाँ पे आपका पार्टिकल पहुंचा, यहाँ पे इस पॉइंट पे सी पे पहुंचा, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए। जब ये सी पे पहुंचा तो उस पे अब भी डी एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी उसकी जो स्लोप होगी सेम स्लोप होगी जो ऊपर थी। लेकिन जब वो पार्टिकल, ये डी मान लिया, ये डी, जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई, वी हो गई, वापस वी हो गई, लेकिन वो वेलोसिटी अब पीछे की डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव वी। जब ये वी हो गई, अब वो कह रहा है कि उस पे अब लगेगा स्लोप, जो होगा अब जो लगेगा वो एक्सेलरेशन आगे की तरफ लगेगा। जब एक्सेलरेशन आगे की तरफ लगेगा तो ये जो स्लोप थी वही ये स्लोप हो जाएगी, वही ये स्लोप हो जाएगी। आई होप अब आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको मोटा मोटी क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ठीक है, ये सब आपको चीज दिया, आपको मेन चीज जो कह रहा है
what should be the distance of the grain it picked from the bottom of the taller post to minimize the total flight length। यानी ये जब इसकी फ्लाइट लेंथ क्या होगी, सपोज कीजिए कि एक डिस्टेंस है, आपको बोल रहा है कौन सी ऐसी डिस्टेंस होगी, यानी आपका जो कौवा है वो चाह रहा है कि ऐसा खाना मिले जो हम बहुत जल्दी, जिसको हम कम समय में लेके भाग सके। मतलब क्या है, जिसके लिए हमको कम समय हवा में रहना पड़े। तो हवा में मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस के ग्रेन को उठाता है, तो ये हवा में कब तक रहेगा, हवा में ये जो डिस्टेंस रहेगी ये इसी डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा आपका 60 - x, तो ये आपको ये डिस्टेंस d1, तो ये डिस्टेंस d2, तो d1 + d2 अंडर रूट 20² यानी 400, पाइथागोरस थ्योरम से 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस d2 अंडर रूट 10² यानी 100 प्लस 60 - x का होल स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अब आपको बोल रहा है इसी डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो डिस्टेंस को मिनिमाइज कैसे करते हैं, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बता रखा है कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। आपको इसको, ये आप डी मत मानो, आप इसको एम मानो, क्योंकि आपको डेरिवेटिव निकालना है तो डी डी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब आप क्या करो, डी एम बाई डी एक्स को जीरो करो। तो जहां पे dm बाई डी एक्स जीरो होगा वहां से आपकी x की वैल्यू आएगी, और वही x की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करो तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन आपको पूछा क्या, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, तो आपको x की वैल्यू ही पूछा है, तो आपका काम है बस dm बाई डी एक्स को जीरो करना। dm बाई डी एक्स को जीरो करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही x आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों इसी प्रकार से हमने यूनिट डायमेंशन और काइनेमेटिक्स खत्म कर लिया। अब हमारी बारी है एनएलएम की। वैसे दोस्तों आप देखोगे कि मैंने स्लाइड में एनएलएम के कम क्वेश्चन डाले हैं, कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनएलएम के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स होते हैं। क्योंकि वर्क एनर्जी पावर जो होता है, आप देखते होगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह लगता है, वो उसके क्वेश्चन मिक्स ही रहते हैं। उसी प्रकार से एनएलएम के क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। तो अगर आपको दिखे कि एनएलएम में कम क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो अब आप समझ जाना है कि ये क्वेश्चन शायद रोटेशन में कवर होंगे, शायद सेंटर ऑफ मास में कवर होंगे, शायद ये, लेकिन यहाँ मैकेनिक्स में कवर हो जाएंगे, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं अब एनएलएम के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है 2020 का। तो 2020 में मैंने पहले ही बोला कि 2020 में थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन आया, लेकिन उनमें से ये भी एक आसान क्वेश्चन है। तो बात ये है कि देखिए क्वेश्चन बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है, मेरा भी पढ़ने वढ़ने का मन नहीं कर रहा, हम पढ़ेंगे भी नहीं, हम बस समझाएंगे। बोल क्या रहा है, देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम के लिए आपको कंडीशन बतानी है। आपको पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आपको कंडीशन बतानी है m1/m2 पे। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। और आपको बोला है कि m1 जो है आपको m2 से बड़ा है, ठीक है, ये आपको बोला है। और ये आपका m1, ये है μ1, ये है μ2, ये है m2, ये है कैपिटल M और ये म्यू। चलो मैं आपको डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखो इस पे नीचे की डायरेक्शन में तो m1g लगेगा, लेकिन आपको कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप कंपोनेंट तोड़ते हो तो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। ये हो गया आपको m1g cos थीटा, ये हो गया आपको m1g sin थीटा, ठीक है। और इस पे अगर ये नीचे की तरफ, ये हो गया आपको टेंशन। और अगर ये नीचे की तरफ आना चाह रहा है, m1 बड़ा है तो ये नीचे की तरफ आना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो ये हो गया आपको फ्रिक्शन। तो अगर आप मास 1 के लिए इक्वेशन लिखने जाओ और उस पर की तरफ आपको नॉर्मल तो लगेगा ही, तो मास 1 के लिए आप m1 के लिए सब बैलेंस करो। तो सबसे पहले n1 जो होना चाहिए आपको m1g cos थीटा के बराबर होना चाहिए, पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन आपको क्या होनी चाहिए, t प्लस एफ आपको m1g साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, m1g साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, t+f। और आपको t प्लस एफ की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, म्यू इंटू एन, और एन आपको है n1, तो म्यू इंटू m1g cos थीटा इक्वल टू m1g साइन थीटा। तो t की वैल्यू आ गई m1g साइन थीटा माइनस म्यू m1g cos थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा m1 के लिए। अब m2 के लिए लिखेंगे। m2 के लिए आप बताओ, ये आपको तो पहले तो नॉर्मल लगेगा, इसको लिख दो n2, इस डायरेक्शन में आपको लगेगा m2g, तो आपको इस डायरेक्शन में लगेगा आपको m2g, लेकिन ये होगा आपको m2g cos थीटा। और उसी प्रकार से आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको m2g sin थीटा, m2g sin थीटा। और अब आप बताओ इसकी टेंडेंसी,
ऊपर जाने की है, क्योंकि ओवरऑल ये मास बड़ा है तो ये नीचे खींचेगा सबको, तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे की तरफ और टेंशन तो ऊपर की तरफ लगेगा ही। तो अब आप इसमें M2 के लिए बैलेंस करो तो N2 इज इक्वल टू M2G cos थीटा, M2G cos थीटा। लेकिन फर्क आएगा ये टेंशन वाले में, तो T आपको जो होगा T इज इक्वल टू एफ प्लस एम टू जी साइन थीटा हो जाएगा, T इज इक्वल टू एफ प्लस एम टू जी साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एफ और वहां का एफ अलग होगा, क्योंकि दोनों के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ म्यू टू इंटू एन टू, तो म्यू टू ये आप लिखो म्यू वन इंटू एम वन जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा म्यू टू। और एन टू की वैल्यू आपकी म्यू टू, एम टू की वैल्यू आपकी एम टू जी कॉस थीटा, तो एम टू जी कॉस थीटा प्लस एम टू जी साइन थीटा, ये हुई आपको टी। अब टेंशन दोनों में बराबर होना चाहिए, तो दोनों के टेंशन को इक्वेट करो M1 के और M2 के, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी M1G साइन थीटा माइनस म्यू M1G कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टू M2G कॉस थीटा प्लस M2G साइन थीटा, M2G साइन थीटा। ठीक, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। M1/M2 ही बताना है, तो M1 M2 को एक जगह कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, जी पहले उड़ा दो, बोलो बोलो। तो ये आप पेपर मत छोड़ो, जी 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 उड़ा दिया, और आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है कोई जी की टर्म है नहीं। अब आप क्या कीजिए, M1 साइन थीटा इधर दिख रहा है आपको, साइन थीटा को क्या एक तरफ करने का फायदा होगा या M1 के साथ करने का फायदा होगा? अगर हाँ ठीक है, M1 कॉमन ले लो, यहाँ M1 अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ बचेगा आपको साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा माइनस म्यू वन M1 कॉमन ले लिया, म्यू वन कॉस थीटा, ये हो गया म्यू वन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर आप इधर M2 कॉमन लेते हो, M2 कॉमन लेते हो तो म्यू टू कॉस थीटा प्लस प्लस साइन थीटा। तो अगर आप M1/M2 करते हो तो म्यू टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस म्यू वन कॉस थीटा। ऑप्शन सी सही दिख गया जी, दिख गया। क्या करना था आपको, बस फ्री बॉडी डायग्राम लिख के सारे फोर्स को, नेट फोर्स को जीरो करना था, यानी सारे फोर्स को, ऊपर वाले फोर्स को नीचे के बराबर। ये तो आसान क्वेश्चन ही कहेंगे, अगर क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला जाए तब भारी कहेंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आसानी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सर्कुलर मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी की तरफ। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिला जुला के बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये मत समझना कि एनएलएम से कम पूछे जाते हैं। एनएलएम का यूज हर जगह होता है, तो ये दिमाग में मत रखना कि एनएलएम से एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ऐसा कुछ नहीं है। एनएलएम का यूज हर जगह होता है। तो चलते हैं अब हम लोग सर्कुलर मोशन। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, कार्ट ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम ए से आपने कार्ट को छोड़ा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक एज शोन इन फिगर, ठीक है फ्रिक्शनलेस है। द कार्ट ट्रेवल्स सो लॉन्ग द ट्रैक एंड इंटर द सेमी सर्कुलर आर्क डीबीसी, ये है आपको डीबीसी जो कि सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है। द हाइट ऑफ द पॉइंट ए बी आर H1 एंड H2 सब दिया हुआ, ये H1 ये है H2, ठीक है। आपको मेन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट प्ले एनी रोल इंश्योरिंग दैट कार्ट डज नॉट लीव द ट्रैक। यानी आपको ये जो कार्ड जब यहाँ पहुंचा तो आपको बताना है कि कौन ऐसी, जो इसमें से चारों में कौन ऐसी चीज है जो, जिससे फर्क नहीं पड़ता कि कार्ड लीव इसको, ये सेमी सर्कुलर ट्रैक को छोड़ेगा या फिर पहले गिर जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, आप जानते हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक मिनिमम स्पीड √5 GR देनी ही पड़ती है, ताकि आपका जो पार्टिकल है वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। और आपको पता है ये जब √5 GR होती है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, √GR होती है, और यहाँ पे क्या होती है, √2 GR से घटती है, तो यहाँ पे हो जाती है √3 GR। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए लिमिटिंग केस के लिए चलते हैं। देखिए वैसे तो अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी दी जाए तो वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन सपोज कीजिए कि हमने लिमिटिंग केस के लिए वेलोसिटी को लिमिट में रखा, यानी हमने जस्ट उतनी ही वेलोसिटी दी जितना के लिए वो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। तो अब आप बताइए, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मिनिमम तो आपको √GR होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ के लिए और इस पॉइंट के लिए, ए और बी पॉइंट के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाते हैं, तो आपके यहाँ पे आपके पास क्या थी, वेलोसिटी तो जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, वो क्या था, mg इंटू H1 - H2 ये था। और जब ये यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी थी, वेलोसिटी क्या थी, हाफ इंटू
काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m इंटू वी स्क्वायर, तो जी आर। लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि हमने ए और बी को रेफरेंस माना, तो यहाँ पे तो जीरो हो गई, तो ठीक है, तो आप समझ गए। तो m से m कट गया, तो r की वैल्यू आई 2 इंटू एच वन माइनस एच टू। मतलब आप देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपका जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। तो आप आर देख रहे हो, एच वन देख रहे हो, एच टू देख रहे हो, एम कहाँ देख रहे हो, एम नहीं देख रहे हो, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होगे। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जेई मेंस वगैरह में क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करा देते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट की भी जांच होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस्ड है। देखिए आपको यहाँ क्या कह रहा है, ये सारी चीज आपको दी है, आपको दिया है कि ये एक लिक्विड है। देखिए ए सॉलिड बॉब ऑफ मटेरियल हैविंग डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ वाटर। यानी जो आपका बॉडी है, ये जो पार्टिकल है, यानी रो बी जो है बॉडी की, जो आपकी डेंसिटी है, सॉलिड बॉब ऑफ मटेरियल हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी जो है इसकी ट्वाइस है किसके, रो ऑफ, आपको किसके, इसके फ्लूइड के जो अंदर है, तो आप इसको लिख दो रो बी इक्वल टू 2 इंटू रो एफ। तो यहाँ तक हमने लिखा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है विद मासलेस एंड लेंथ एल द होल सेटअप इज प्लेस इनसाइड ए वाटर फिल्ड टैंक, ठीक है। ये वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर दिख भी रहा है आपको। द बॉब इज इम्पार्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट से फेंका गया एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। व्हाइल द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, ठीक है, सच दैट द बॉब कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इन द वर्टिकुलर प्लेन। आपके इस बॉब ने सेमी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को कंप्लीट किया। अब देखो ये क्या बोला, द स्ट्रिंग बिकम स्लैक ओनली व्हेन द बॉब रिचेज द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। स्लैक का मतलब क्या होता है, यानी टेंशन जीरो हो गया। कहाँ पे, जब आपका बॉब यहाँ पे पहुंचा तो आपके स्ट्रिंग की टेंशन जीरो हो गई। ये बताओ आपको, ये वो वाला केस नहीं दिख रहा है जहां आप इसको अंडर रूट 5 GL से फेंकते हो, वो मिनिमम स्पीड रूट 5 GL, एल है तो एल ही लिखेंगे, आर रहता तो आर लिखते हैं, रूट 5 GL से फेंकते हो, और यहाँ जाके वो मिनिमम स्पीड होती है जिसके लिए तुम्हारा बॉब पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। क्योंकि सिर्फ इस बॉब को यहाँ से पार कराना है, इसलिए ये यहाँ सेमी सर्कुलर की बात की। तो अब आप एक बात बताओ, कि आपको ये वही चीज नहीं दिख रही है, और यहाँ आपको पता है कि टेंशन जीरो भी होता है। अब आपको यही चीज दिख रही है, और आपको पूछा है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। तो ऐसे तो अगर ये आपको लिक्विड में नहीं रहता, तो आप डायरेक्ट लिख देते रूट 5 GL, और ऑप्शन भी आपको दिख रहा था रूट 5 GL। लेकिन दोस्तों यहाँ जी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ जी इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये इसके अंदर लिक्विड है। वैसे जी इफेक्टिव अगर कुछ नहीं रहता तो जी इफेक्टिव जी हो जाता, लेकिन यहाँ जी इफेक्टिव की लिए आपको, जी इफेक्टिव आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू 1 - ρ b/ρ f। बॉडी रो, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो 1 - ρ b/ρ f क्या हो जाएगा, रो बी बाई, नहीं, ρf/ρb होता है, ρf/ρb होता है, तो ρf/ρb हो जाएगा आपका 1/2, 1 - 1/2। तो आपका ये हो गया g/2, इफेक्टिव डेरिवेटिव हो गया g/2, पुट कर दो रूट 5 GL/2, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। दोस्तों अगर वैसे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो वैसे, यानी आप हर जगह देखो, सर्कुलर मोशन में दो ही चीज करनी होती है, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, और या तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करो, ठीक है। वो इक्वेशन लिखो, दो इक्वेशन लिखनी होती है, उससे सर्कुलर मोशन के हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वैसे तो मैंने इसे ऐसे सॉल्व कर दिया, जी इफेक्टिव लेके, और यही आसान तरीके से सॉल्व करने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A point mass m attached to a massless string is undergoing circular motion in a vertical plane। तो ये भी वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आपको दे दिया। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज r, आपको स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है r, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, ठीक है। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, अब आप एक बात बताओ, जब आपका ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, तो इसके पास मिनिमम टेंशन कहाँ पे होता है, मिनिमम टेंशन इसके पास टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है। यहाँ पे आपको मिनिमम टेंशन होता है, ये होता है टी मिन, और आपको वेलोसिटी भी मिनिमम यहीं पे होती है। एक बार मैं फिर से इसे बनाता हूँ, कि ये आपका पार्टिकल है, जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे जो होता है वो होता है मिनिमम टेंशन, और यहाँ पे जो होता है वेलोसिटी वी होती है मिनिमम, और यहाँ पे सबसे नीचे होता है टेंशन मैक्सिमम, और यहाँ पे जो स्पीड होती है वो होती है वेलोसिटी मैक्सिमम। ये चीज ख्याल रखना। इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन, एक फोर्स बैलेंस करो और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो, उससे सॉल्व कर सकते हो। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है, आपको दिया गया, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2 mg, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इस सर्कुलर मोशन ऑफ द पॉइंट मास इज। देखो
मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन दी हुई है, तो मिनिमम वैल्यू होती है एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिखो फोर्स की, तो अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखे तो टी मिन आपको एम जी भी नीचे की डायरेक्शन में है, एम जी टी मिन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी मिन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक, टी मीन आपको क्या दिया है, 2 mg प्लस एम जी, 3 mg इज इक्वल टू एम वी मिन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एम से एम कटा तो वी मिन हो गया, वी मिन हो गया आपका अंडर रूट 3 g r, कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर है ये, कैपिटल आर। तो ये आपको पता चल गया कि वी मिन जो है वो अंडर रूट 3 g r है। तो वैसे तो अगर, अब आप एक बात, वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें ये पता चल गया रूट 3 g r है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो होगा वो रूट 5 g r होना चाहिए, वेलोसिटी रूट 5 g r होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था रूट 2 g r से ऊपर की तरफ घटता है तो नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो ये रूट 3 g r था, तो रूट 5 g r हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी मैक्स रूट 7 g r। और आपको पूछना ही है मैक्सिमम स्पीड, और आंसर ये हो जाएगा इसका ए। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या तो इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ वेलोसिटी है, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी है, तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये ऊपर गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी इंटू टू आर, एम जी इंटू टू आर, प्लस इसके पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, तो हाफ एम वी मिन का स्क्वायर 3 mg r। अब आप इसको सॉल्व करो, अब आप इसको अगर सॉल्व करो, एम इंटू वी स्क्वायर 3 g r ही होगा सिर्फ, तो एम 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 कट गया, आपका वी मैक्स का वी स्क्वायर मैक्स बाई टू इक्वल टू हो गया, ये हो गया 2 g r, ये हो गया 3/2 g r। तो 2 g r प्लस 3/2 g r 7 g r/2 हो गया, 7 g r/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आपको ऐसे भी वी मैक्स की वैल्यू रूट 7 g r आ गई। तो अब आप समझ गए कि मैंने कैसे कह दिया था कि रूट 7 g r। दोस्तों फिर हमें 2020 का क्वेश्चन दिखा, मैग्निक्स के 2020, मैग्निक्स से 2020 में कितने क्वेश्चन आए तुम देखे? तो मैग्निक्स एक हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, नहीं हाई इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो ये करके जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक करके जाओ, मॉडर्न फिजिक्स करके जाओ, और ये तीनों मैंने करा दिया है। इन तीनों का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये तीन करा दिया मैंने, और इनसे मेरे ख्याल से तुम 15 में तुमको 10-11 क्वेश्चन देखने मिल जाएगा इन्हीं तीन यूनिट से, 11-12 भी मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, आपको ये दिया है Vx, ये क्या है, ये आपको है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है Vx इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, अब आप बताओ मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब मिनिमम पोटेंशियल हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, ये यहाँ तक। तो इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी, एट रेस्ट एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी पे, इसने क्या बोला, ये रेस्ट पे है, यानी इसके पास वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास जीरो है एट एक्स इक्वल टू ए बाई बी पे। लेकिन इसके पास जो है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी है, एक्स को पुट कर दो, तो ए इंटू ए बाई बी प्लस बी इंटू ए बाई बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी से बी कटा, तो ए स्क्वायर बाई बी प्लस ए स्क्वायर बाई बी, तो वैल्यू हो गई 2a² बाई बी। यानी x इज इक्वल टू ए बाई बी पे इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, इसके पास जो थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू थी 2 × a² बाई बी। अब आप एक बात बताओ, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक जीरो है, तो इसके पास क्या है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की है, उसकी वैल्यू है 2a² बाई बी। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब इस, देखिए एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो मैक्सिमम स्पीड तब होगी जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा। तो अब आप इस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करो, तो इसके मिनिमम करने के लिए मैंने क्या बोला, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करना पड़ता है। तो डी वी बाई डी एक्स को जीरो करो, डी वी बाई डी एक्स को अगर जीरो करते हैं तो ए एक्स, तो ए प्लस टू बी एक्स को जीरो किया तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई -a/2b। अब इस -a/2b को b में पुट करो, तो मिनिमम पोटेंशियल वी मिन आ जाएगा, आपका वी मिन आ जाएगा जब आप इस एक्स को इसमें पुट करोगे, तो a इंटू a² बाई 2b, a²बाई 4b² प्लस b इंटू, सॉरी सॉरी, हमें स्क्वायर नहीं करना था,
तो ये हो गया आपको a इंटू माइनस ए बाई टू बी, ये हो गया ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए बाई टू बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर, तो ये बी से ये बी कटा, तो आपका आया इधर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी प्लस 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 ए स्क्वायर बाई फोर बी, ए स्क्वायर बाई फोर बी। तो आप फोर बी कॉमन लो तो आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं माइनस ए स्क्वायर बाई फोर बी। तो ये आ गई आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी होती है ई बराबर के ई प्लस पी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितनी होगी टू ए स्क्वायर बाई बी, क्योंकि जब ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी तो इसके पास जितनी एनर्जी थी वो पोटेंशियल वाली थी, तो टोटल एनर्जी होगी इसके पास टू ए स्क्वायर बाई बी, और ये कंजर्व रहनी चाहिए, ये हमेशा बराबर रहनी चाहिए किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमने देखा मिनिमम क्या हो रही है माइनस ए स्क्वायर बाई फोर बी। अब आप इसको उस साइड भेजो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी टू ए स्क्वायर बाई बी प्लस ए स्क्वायर बाई फोर बी, तो आपका फोर बी कॉमन आ गया, फोर बी कॉमन, ऊपर आ गया आपको दो चौके आठ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नाइन ए स्क्वायर बाई फोर बी। आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आई नाइन ए स्क्वायर बाई फोर बी, मतलब वी की वैल्यू आई, वी की वैल्यू आई दो नवा अठारह, दो नवा अठारह, अठारह ए स्क्वायर, अठारह दो नवा अठारह ए स्क्वायर बाई फोर बी इंटू एम का अंडर रूट। अब 18 को तुम, तो इससे आप तीन बाहर निकाल सकते हैं, तीन तीन नौ दो तीन अठारह, तो ये हो जाएगा आपको थ्री, थ्री ए भी बाहर निकाल सकते हैं, रूट टू बचेगा डिवाइडेड बाई फोर बी एम, तो इसे टू बाहर निकालो तो अंडर रूट बी एम बचेगा, बी एम बचेगा, तो ये रूट टू से ये एक रूट टू बच गया, थ्री ए बाई अंडर रूट टू बी एम, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे गिजबिज हो गया, उसकी आपको फिक्र नहीं करनी, मैंने प्रोसीजर बता दिया तो आप उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब तो आपका आंसर हो जाएगा थ्री ए बाई रूट टू बी एम, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी एक आसान सवाल है, इसमें आपको बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम, ये मास है आपको 100 ग्राम, इज स्लाइडिंग अंडर ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस है, स्लाइड फ्रॉम ए हाइट एच 5 मीटर एज शोन इन फिगर, ठीक है, ये सब चीज दिए हुए। आफ्टर व्हाट डिस्टेंस विल द ऑब्जेक्ट स्टॉप ऑन फॉलोइंग फ्लैट ट्रैक बियॉन्ड पॉइंट बी इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो आपको सरफेस है इसके लिए आपको म्यू जीरो है, यानी ये फ्रिक्शन लेस है, लेकिन ये जब बी पॉइंट पे पहुंचता है तो जब ये आगे जाता है तो इसके लिए आपको म्यू की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 0.5 म्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आप बताओ, देखो जब ये यहां से यहां आएगा तो यहाँ पे इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, और ये जब बी पॉइंट पे आएगा तो इसके पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और ये जब बी पॉइंट पे आया काइनेटिक एनर्जी हो गई, इसके पास वी एक वेलोसिटी हो गई, तो अब ये जब आगे जाएगा तो फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को घटाते जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और आपको वही पूछ रहा है आफ्टर व्हाट डिस्टेंस, तो आपको ये डिस्टेंस एक्स पूछ रहा है जहां पे इसकी वेलोसिटी वापस जीरो हो जाए। यहाँ पे कुछ नहीं करना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, तो सबसे पहले इस ए और बी पॉइंट के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए बी पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए तो हम लगा देंगे क्या कि स्टार्टिंग में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उसकी वैल्यू हो गई एम, एम जी एच की वैल्यू है 5, इज इक्वल टू आपको काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम से एम कटा तो वी स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी, वी स्क्वायर की वैल्यू आई 2 5 10 जी, 10 जी, जी की वैल्यू है आपको 100 ग्राम, तो 10 × 100 ग्राम, 10 × 100 तो 1000 हो गई आपकी वी की वैल्यू, ठीक है। तो इतना हमने तो अभी फाइन कर लिया, लेकिन एक काम करते हैं हम लोग, ये अरे जी की वैल्यू 10 होती है तो वी, जी की वैल्यू 10, तो वी स्क्वायर हो गया 100, तो वी हो गई आपका 10 मीटर पर सेकंड। हमने पता कर लिया कि जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर एक बार वर्क थ्योरम बी से सी के लिए लगाओ, लेकिन यहाँ पे अब फ्रिक्शन है तो अब आप लिखोगे डब्ल्यू ऑल बराबर में डेल के ई वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, स्टार्टिंग में थी आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या 10, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल थी 0, तो वर्क डन बाई ऑल, यानी आपका यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो सिर्फ फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो नेगेटिव साइन से अब तुम्हें मतलब नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें पता है कि सिर्फ फ्रिक्शन ही है जो इसकी स्पीड को घटाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी घट रही है, किस मैग्नीट्यूड से घट रही है, तो स्टार्टिंग में थी 10 और फिर हो गई 0, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 0, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन,
तो म्यू एन नॉर्मल क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन इंटू एक्स। म्यू की वैल्यू है 0.5, नॉर्मल आपका एम इंटू जी, एम की वैल्यू है आपकी 100 ग्राम, एम तो काट ही दीजिए, एम एम कट गया, ठीक है। आपका बच्चा जी इंटू एक्स, जी की वैल्यू है 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100/2, 100/2। अब आपका हो गया, ये हो गया 50 से गया ये तो, और आपका हो गया 5x इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगी, 2 बार हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एक आसान क्वेश्चन। दोस्तों अब हमारी बारी है सेंटर ऑफ मास और रोटेशन करने की। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो मोमेंटम कंजर्वेशन, या तो वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, या तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, या तो इस पे, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी चीजों को मिक्स करके आते हैं। आप देखिएगा कि ये कितने आसानी से आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, बस कुछ इक्वेशन लिखनी होती है, सॉल्व करना होता है। तो चलिए चलते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब तक जितने भी पूछे गए हैं आईआईटी में। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कंसिडर एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल ए एंड बी ऑफ सेम मास। दो पार्टिकल है, इनका मास सेम है, इसका भी मास सेम मान लो, बी का भी मास एम मान लो, ठीक है। और कह रहा है मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। पार्टिकल ए मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी ए, वी ए से ए जा रहा है, वी बी से बी जा रहा है, आपको ये कह दिया। इन द फिगर शोन द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द मोशन बिफोर द कोलिजन एंड द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द मोशन आफ्टर द कोलिजन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दीज टू पार्टिकल मोस्ट एक्यूरेटली। तो एक बात बताइए, जब आपका पार्टिकल वी ए से जा रहा है पार्टिकल ए, वीबी से जा रहा है पार्टिकल बी, तो जब इनका कोलिजन होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जब मास सेम होते हैं तो इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो ये जो ए पार्टिकल है आपका, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी वी बी वाली, और ये जो बी पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी आपकी वी ए वाली। और एक चीज नोटिस कीजिए कि इन दोनों पार्टिकल का कोलिजन तभी हो पाएगा जब आपका वी ए वी बी से बड़ा होगा, राइट। जब आपका वीए वीबी से बड़ा होगा तभी तो ये वीबी के पास जा पाएगा, नहीं तो हमेशा वीबी आगे ही रहेगा। तो वीबी के पास जाने के लिए वीए को वीबी से बड़ा होना पड़ेगा। तो वीए वीबी से बड़ा होगा, सबसे पहले हमने ये पता कर लिया। तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं कि कहाँ वीए वीबी से बड़ा दिया है। देखिए यहाँ आपको वीए जो है, यानी आपने इसने क्या बोला कि जो सॉलिड लाइन है कोलिजन से पहले वाली लाइन, तो कोलिजन से पहले वीए वीबी से बड़ा है, ये हो सकता है। वी ए बी बी से बड़ा, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बी ए से बड़ा दिखा दिया, ये बी दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ भी बी ए से बड़ा दिखा दिया, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन ए और बी में कोई हो सकता है। दूसरी बात कि जो ये हमारा पार्टिकल ए था जिसके पास अभी वेलोसिटी वी ए है, वो बाद में उसके पास वेलोसिटी क्या हो जा रही है, वी बी हो जा रही है। तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई वी बी, और जो पार्टिकल हमारा जिसके पास वेलोसिटी वी बी थी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी टकराने के बाद वी ए। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि यहाँ तो आपको कह रहा है कि टकराने के बाद भी वेलोसिटी ए ही है, टकराने के बाद वेलोसिटी बी ही है, यानी चेंज ही नहीं हो रही है। लेकिन ये गलत है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लिया, तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि अब आप इसको भी एनालाइज करो। इन वैसे ये दोनों चीज सेम है इन दोनों में, है ना, बी ए। वैसे यानी एलिमिनेशन जो होगा वो इसी की मदद से होगा। अब आप एलिमिनेट करके ऑप्शन ए करेक्ट कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों एक बेहद आसान सवाल, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है रहा आपको कि मास m है, स्मॉल m, ये बुलेट जब इसमें जाके टकरा रहा है, तो अब आप यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मोमेंटम कंजर्व करना पड़ता है। तो जब आप मोमेंटम कंजर्व कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी एम वी, सिर्फ मोमेंटम था एम वी। बाद में जब ये टकराएगा तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम हो जाएगी, तो एम प्लस एम इंटू वी डैश। तो आपके न्यू वेलोसिटी जब ये टकराने के बाद की वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो होगी एम वी बाई एम प्लस एम। तो अब ये जब इसमें टकरा गया, जब इसमें टकरा गया और इसके पास m प्लस एम दो मास हो गए और इसकी वेलोसिटी हो गई v डैश। अब इसके बाद आपको बताना मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। मैंने क्या बोला था आपको, दो ही चीज करनी पड़ती है इसमें, या तो मोमेंटम कंजर्वेशन या तो वर्क एनर्जी थ्योरम। याद रख के जाइएगा, आपको इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो इसके पास थी काइनेटिक एनर्जी, वो सब चेंज हो जाएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, वो सब कंप्रेशन में चली जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ एम प्लस एम इंटू वी डैश का स्क्वायर, वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर तो हाफ से हाफ गया, एम प्लस एम वी डैश का स्क्वायर कीजिए, वी डैश है आपका एम वी बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर।
तो ये एक्स एम प्लस एम से एम प्लस एम गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी एम वी बाई के इंटू एम प्लस एम। एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट एम वी, एक्स की वैल्यू आई आपकी अंडर रूट एम वी। कुछ गलत किया क्या हमने? हाँ, वी डैश का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ऊपर वाले का भी तो स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई के इंटू एम प्लस एम। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बेहद आसान सवाल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, तो देख लीजिए मैकेनिक्स का वेटेज कितना है। इसमें आपको बोल रहा है सर्कुलर डिस्क है, एक डिस्क है ऑफ मास एम और रेडियस आर, मास एम है रेडियस आर है, ठीक है। रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द डिस्क, ठीक है। एट द टाइम t इक्वल टू 0 ए टॉर्क टी इज अप्लाइड, आपने इस पे एक टॉर्क टी लगाया, अब किस डायरेक्शन में लगाया? along the same axis to oppose the rotation of the disc। तो आप बताइए ओमेगा जब इस डायरेक्शन में है, यानी आपका जो डिस्क है वो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, तभी इसके मोशन को अपोज कर पाएगा। तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगा। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा from t equal to 0 in the clockwise direction that the disk attain before it start rotating clockwise। तो देखिए मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि ये आपको डिस्क है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, लेकिन आपने टॉर्क को ऐसे डायरेक्शन में लगाया कि ये इसके मोशन को अपोज करे, यानी इसको रोकने का प्रयास करे। तो ये अभी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो जब तक ये टॉर्क इसको पे लगता रहेगा तो इसके क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी, क्लॉकवाइज घूमने वाला जो ओमेगा है वो घटता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पे ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जहां पे ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी फिर भी टॉर्क लग रहा होगा, तो अब ये इसको क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो यही कह रहा है कि वो टाइम बताओ जिस टाइम के लिए वो जस्ट घुमाना स्टार्ट करे। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे? ओमेगा आपको स्टार्टिंग में ओमेगा था, ठीक है, बाद में फाइनल ओमेगा आपको दिया है, तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना सही रहता है? आप लिखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वाला। तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू थीटा। वो होता है लीनियर मोशन के लिए, ये होता है एंगुलर के लिए। तो ओमेगा फाइनल जीरो है, ओमेगा इनिशियल है ओमेगा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू थीटा। अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए फिजिकल टू एम ए, मैं ऐसे ही याद रख रहा हूँ, ए फिजिकल टू एम ए होता है, तो टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। तो अल्फा की जगह हम टाउ बाई आई लिख सकते हैं, और आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो टाउ बाई एम आर स्क्वायर इंटू टू। तो अल्फा की जगह टू टाउ बाई एम आर स्क्वायर लिखो, अल्फा की जगह टू टाउ बाई एम आर स्क्वायर लिखो। लेकिन यहाँ तो हमें, हाँ, थीटा थीटा ही तो निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टू टाउ। और अब आप एक बात बताओ, देखो ओमेगा जब क्लॉकवाइज था तो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये आप अल्फा को निगेटिव करोगे, क्योंकि आपको टॉर्क निगेटिव था, तो अल्फा की वैल्यू माइनस आएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपको पता है, ये वही चीज हो गई कि आप वेलोसिटी आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो ए को निगेटिव लेना ही पड़ेगा, उसी प्रकार से अल्फा को निगेटिव लिया। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई टू, दो दो दूनी चार, चार थीटा टाउ बाई एम आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई फोर, फोर टाउ ओमेगा स्क्वायर फोर टाउ। तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फोर टाउ, टाउ यहाँ कुछ और नहीं, टाउ टी है। मैंने जान के टाउ लिखा क्योंकि टी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, टाउ तो हम तो हमेशा पढ़ते हैं टाउ यानी टॉर्क। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई फोर टी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? नेट डाउनवर्ड फोर्स। देखो डाउनवर्ड फोर्स ऐसे है, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है? एम इंटू जी माइनस एम बाई टू इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास एम प्लस एम बाई टू। और ये यहाँ आपको ये जो डिस्क है एंगुलरली ये घूम भी रहा है, तो यहाँ आपको क्या फॉर्मूला होता है? प्लस वो वाला मास, कौन वाला मास? आई बाई आर स्क्वायर, ये भी लिखना होता है। तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, तो एम जी माइनस एम बाई टू जी, तो ये हो जाएगा एम बाई टू इंटू जी बाई थ्री एम बाई टू प्लस आई बाई आर स्क्वायर। आई की वैल्यू हो जाएगी डिस्क के लिए क्या होती है? एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू आर स्क्वायर, तो एम बाई टू ही हो जाएगा, तो फोर एम बाई टू, यानी ये हो जाएगा डायरेक्ट लिख दो टू एम, टू एम। एम से एम गया तो ए की वैल्यू आ गई आपकी जी बाई फोर। ए बराबर आ गया जब जी बाई फोर, तो अल्फा बराबर क्या होता है? ए इंटू आर। तो जी बाई नहीं, ए बराबर अल्फा आर होता है, तो अल्फा हो जाएगा ए बाई आर।
ए बाई आर, तो ए की वैल्यू है जी बाई 4 इंटू आर। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना बेहद आसान सवाल। वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करते हो, ये फॉर्मूला नहीं याद है आपको, वैसे तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि नेट डाउनवर्ड फोर्स बाई नेट मास। और नेट मास में आप वो वाला मास भी कंसिडर करते हो, वर्चुअल मास इसे हम कहते हैं। या तो आप ऐसे करो, या तो इक्वेशन लिखो, 4 इक्वेशन लिखोगे, ये टेंशन के लिए एक इक्वेशन, इस ब्लॉक के लिए एक इक्वेशन, इस ब्लॉक के लिए एक इक्वेशन, इसके लिए यानी क्या, नेट टॉर्क इक्वल टाउ नेट आई अल्फा के बराबर लिखोगे। ये हो गई 3 इक्वेशन। और इक्वेशन कौन सी, ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर वाली। ये 4 इक्वेशन को सॉल्व करो, तब जाके आपको यही चीज मिलेगी। तो क्यों ना इसी को याद कर लिया जाए, तो याद कर लो। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बोला है, ए डोर ऑफ मास एम एंड विथ एल। एक डोर है जिसका मास एम है, मास एम है, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो एल है। ठीक है, इज हिंज्ड एट अ पॉइंट एट वन एंड एंड रोटेट। यहाँ से आपको सपोज कीजिए ये हिंज है, ठीक है, यहाँ से ये घूमता है द वर्टिकल एक्सिस विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, ए बुलेट ऑफ मास एम, और ये कंडीशन दी हुई है, एम बहुत छोटा है एम से, फायर्ड परपेंडिकुलरली टू द डोर एट स्पीड वी। सपोज कीजिए आपको ये बुलेट है जो परपेंडिकुलरली फायर किया गया विथ स्पीड ऑफ वेलोसिटी वी, गेट्स एम्बेडेड इन इट। जब ये यहाँ आया के टकराया, तो इसकी वेलोसिटी, ये तो v से टकराया, ठीक है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो डिस्टेंस था वो x था। ठीक है, अज्यूम द डोर वाज स्टेशनरी इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में ये रुका हुआ था। हाउ डज द रिजल्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा वेरी एज अ फंक्शन ऑफ x। ओमेगा और x के बीच का रिलेशन बताना है, ओमेगा और x के बीच का रिलेशन बताना है, मतलब ओमेगा और x में एक इक्वेशन फाइंड कर लो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। जहां हम लोग अब तक लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे, अब आ गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे, तो इनिशियल में एंगुलर मोमेंटम क्या था, इससे एम वी आर, लेकिन वो आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो डिस्टेंस एक्स होगा। तो एम इस पार्टिकल के लिए एम वी इंटू एक्स, स्टार्टिंग में यही था एंगुलर मोमेंटम। और बाद में जब ये इसमें टकराया, तो अब इसके पास आया ओमेगा। तो अब ये दोनों साथ में एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, तो इसके लिए आई नेट इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल के लिए इस एक्सिस के लॉन्ग एम एक्स स्क्वायर ले, ये होगा स्मॉल एम इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस, फिर से लिखता हूँ, स्मॉल एम, ये आपका स्मॉल एम इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ये रॉड के लिए, ये रॉड नहीं, ये डोर के लिए ईस्ट एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो है एम बहुत छोटा एम से बोला, एम जो है स्मॉल एम जो है कैपिटल एम से बहुत छोटा है। क्यों बोला है, क्योंकि आपको ये टर्म इग्नोर करने के लिए बोला है। यानी अब आप इसको जीरो कर सकते हो, क्योंकि ये एम बहुत बड़ा है इसके आगे। यानी ये जब 10,000 नहीं 1,00,000 है, तो ये जीरो है, 0.1 है, 0.001 है। ऐसा कहने का मतलब ये होता है, तो मतलब मोटा मोटी कहने के कि इसको इग्नोर करना होता है, इसको जीरो करना होता है। तो आपको मिला एम वी एक्स इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। अब बताओ ओमेगा और एक्स का कैसा रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू के एक्स का रिलेशन है, सारी चीज कांस्टेंट है, ओमेगा और एक के एक्स में, यानी लीनियरली वेरी कर रहा है, यानी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप समझिए। अब आप देखो ये इसने ऐसा क्यों बनाया, जब आप ये एक्स एल से बड़ा हो जाएगा, एल से बड़ा होने का मतलब क्या है, ये जो आपका एक्स है एल से बड़ा, यानी यहाँ जब आपका बुलेट यहाँ आके लग रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, डोर घूमेगा थोड़ी। डोर तब घूमेगा जब वो एल से कम डिस्टेंस पे आके बुलेट हिट करेगा। अब दरवाजा यहाँ है, तुम गोली यहाँ मार रहे हो, तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो मतलब वही है कि जब एक्स ग्रेटर देन एल है, तो ओमेगा कुछ आ ही नहीं रहा है, ओमेगा जीरो आ रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए, फिर आपको दिखा 2020। तो 2020 से देखो मैकेनिक्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको पूरा कंसीडर सॉलिड रॉड ऑफ मास एम एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, यानी ये रेस्ट पे अभी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रॉड विद द वॉल विद द फ्लोर आर गिवन टू बी म्यू1 एंड म्यू2। ये आपको म्यू1 फिगर में सब दिया हुआ है।
ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, विद एक्सीलरेशन जी, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल अल्फा सो दैट द रॉड स्टेज इन इक्विलिब्रियम। वैसे इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो एनएलएम में भी शामिल कर सकता था, क्योंकि यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये एम है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास आपको mg लग रहा होगा, तो ये डाउनवर्ड में mg। अब आप बताओ, ये रॉड के आने की टेंडेंसी नीचे है, इधर तो ये नीचे सरकना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ये होगा आपको F1। और इसके जाने की टेंडेंसी इधर है, इधर है, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, इसको मान लो F2। ठीक। अब आप इस पे लगेगा नॉर्मल, ये हो गया आपको N1, इस पे हो गया आपको N2। अब आप बैलेंस करो, सारे फोर्स और सारा टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। तो पहले तो फोर्स पे आते हैं, तो आपको जो N1 होगा वो F2 के बराबर होगा। N1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा, ठीक है। और आपको F1 जो होगा वो N2 प्लस mg के बराबर होगा। यानी N1 आपने x डायरेक्शन के फोर्स को बराबर किया, और F1 ऊपर की तरफ, और mg माइनस N2 होना चाहिए, सॉरी, mg माइनस N2 होना चाहिए, mg माइनस N2 होना चाहिए। तो ये है आपका y डायरेक्शन का फोर्स, ठीक है। फोर्स हमने बराबर किया। अब देखो, फोर्स बराबर किया, लेकिन अब आप बताओ, यहाँ अगर आप देखो कि यहाँ आपको टॉर्क भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप टॉर्क बैलेंस करो, तो इस पॉइंट के अलॉन्ग हम लोग टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये डिस्टेंस निकालें कि ये डिस्टेंस क्या होता है, तो अगर ये टोटल एल है, तो ये हो जाएगा L/2, तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक। तो अगर हम टॉर्क बैलेंस करें इस पॉइंट को लॉन्ग, तो यहाँ तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के टॉर्क को बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा m टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, और r क्रॉस f यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2 cos अल्फा, L/2 cos अल्फा। और फोर्स क्या है mg, इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ये इसके, यानी ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, दोनों एक दूसरे को काट देना चाहिए पूरी तरीके से। तो इसके पे हो जाएगा आपको ये डिस्टेंस, आपको है क्या, ये डिस्टेंस आपको है, आपको डिस्टेंस नहीं दिया गया, हाँ आपको टोटल एल दिया है, तो ये हो जाएगा, ये टोटल तो एल एल कॉस अल्फा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एल कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा एल साइन, लिख देता हूँ, ये है एल साइन अल्फा, और ये आपको टोटल है एल कॉस अल्फा, और जिसका आधा मैंने लिया था L/2 cos अल्फा, ठीक है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो N1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, N1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L साइन अल्फा, तो N1 इंटू एल साइन अल्फा, प्लस F1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L cos अल्फा, F1 इंटू एल cos अल्फा, L cos अल्फा। अब आप एक चीज और बताओ, इस F1 को हम लिख सकते हैं, F1 क्या है, कुछ और नहीं, म्यू इंटू N1 है, फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, और F2 क्या है, म्यू इंटू N2 है। अब आप सबको रिप्लेस करो, अब आप रिप्लेस करो सबको, कैसे रिप्लेस करोगे, N1 इक्वल टू F2 दिया है, देखो तीन इक्वेशन मिल गई, तीन क्या पांच इक्वेशन मिल गई, एक, दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप इन पांचों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो तुमको सबको सॉल्व करके अल्फा को एक तरफ बस ले आना है। मैंने इक्वेशन लिख दी, तुम इतना सॉल्व कर लेना, ये मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2, और मास m2 इनिशियली सिटिंग एट द सेम पोजीशन, दोनों सेम पोजीशन पे थे, m2 भी सेम पोजीशन पे था, ठीक है। स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली एट t = 0 पे स्टार्ट करते हैं ये दोनों, विथ वेलोसिटीज v1, इसके पास वेलोसिटीज है v1 वेक्टर, इसके पास वेलोसिटी है v2 वेक्टर, ठीक है। after the time t equal to t naught, ठीक है, after the time t equal to t naught, the angular momentum of the particle of mass m2 with respect to the particle of mass m1, सपोज कीजिए कि t equal to t naught पे आपका मास m1 यहाँ पहुंचा, मास m1 यहाँ पहुंचा v1 वेक्टर के साथ, और मास m2 यहाँ पहुंच गया v2 वेक्टर के साथ, ठीक। आपको कांस्टेंट स्पीड ही बोला, कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं, तो आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
आपको पार्टिकल में सम t equal to 0 वेलोसिटी जितना आफ्टर टाइम टी नॉट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल ऑफ मास m1। तो आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है इसके रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताना होता है उस पे जाके बैठ जाओ। तो अगर तुम इस पे जाके बैठ जाओगे तो तुमको इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, इसकी वेलोसिटी, तो इसको उल्टा करके इसको दे दो तो ये हो गया v1 वेक्टर। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये हो गई वेलोसिटी। ठीक, और इसके रेस्पेक्ट में तुमको एंगुलर मोमेंटम बताना है तो L बराबर R क्रॉस mv, R क्रॉस p होता है। और R कैसे लिखोगे, यानी R का मतलब है इस पे बैठ गया तो ये डिस्टेंस हो गया R। तो ये डिस्टेंस कैसे लिखोगे, देखो एट t इक्वल टू टी नॉट पे ये जो दूरी तय करेगा, वो तय करेगा v2 इंटू टी नॉट, और ये जो दूरी तय करेगा ये तय करेगा v1 इंटू टी नॉट, क्योंकि दोनों के पास तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, तो अब यानी ये जो r हो जाएगा, ये r कुछ और नहीं, दोनों का तय की गई दूरी का अंतर, तय की गई दूरी का डिफरेंस। तो इसने m2 ने जो दूरी तय की वो है v2 इंटू टी नॉट माइनस v1 इंटू टी नॉट इन फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखो। ठीक है, तो टी नॉट कॉमन ले लो तो v2 माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, अब आप r को लिखो टी नॉट इंटू v2 माइनस v1 वेक्टर इंटू m, v को लिखो v2 माइनस v1 वेक्टर। तो m टी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, v2 माइनस v1 वेक्टर क्रॉस v2 माइनस v1 वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो टोटल आंसर हो गया 0। क्यों होगी 0, क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b होता है a b साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और ए क्रॉस से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस से हो जाएगा ए इंटू साइन थीटा, और ए के बीच का एंगल क्या होगा 0। तो ए इंटू 0 तो 0। ऐसे दोस्तों हमने कह दिया, वैसे भी आपको पता है कि ए क्रॉस ए 0 ही होता है, ये तो मैंने ऐसे ही करके बता दिया। तो आपको ये दोनों चीज जब सेम दिख गई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने सेंटर ऑफ मास और रोटेशन भी कंप्लीट कर लिया। रोटेशन से उतने भारी सवाल आपको दिखे नहीं अभी तक, जो क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस वगैरह में दिखते हैं उतने ठीक क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, आप बनने लायक क्वेश्चन थे। उतना भारी क्वेश्चन नहीं आता और उतना आसान भी नहीं आता कि एकदम फॉर्मूला पे आ रहा है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। तो अब चलिए चलते हैं दोस्तों ग्रेविटेशन की तरफ। वैसे दोस्तों मैं लगातार बैठा हूँ, अब कसम से मेरा मन नहीं कर रहा है कि अब हम ग्रेविटेशन करें, लेकिन हम 3-4 दिन से मैकेनिक्स कराने का सोच रहे थे, लेकिन हम बकरीद की वजह से कर नहीं पा रहे थे। अब हम आज ठाने लिए कि हम कर ही के जाएंगे यहाँ से दोस्तों, इसीलिए चलिए ग्रेविटेशन करते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन होगा इसमें भी, चलिए। दोस्तों ये है ग्रेविटेशन का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बोल रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या बोल रहा है। इसमें आपको बोल रहा है कि आपने सी पार्टिकल को वी नॉट वेलोसिटी से फेंका, और आपके पास ये ए और बी दो स्फेरिकल बॉडी है, मास एम और रेडियस आर की। ठीक है, इसने आपको बोला कि जब आपने पार्टिकल को सी पोजिशन से फेंका विथ वेलोसिटी वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट की वैल्यू है 2 वी मीन। और वी मीन क्या है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके लिए ये पार्टिकल सरफेस बी के सरफेस तक पहुंच जाए। ठीक है, आपको बोल रहा है कि गिवन दैट जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाउ डज द स्पीड वी एक्स। यानी आपने फिर जब आपने इसको वी नॉट से फेंका तो एक डिस्टेंस x पे इसकी वेलोसिटी किस तरीके से वेरी करेगी, यानी आपको वी एक्स की इक्वेशन बतानी है। और आप ऑप्शन में देखो, आपको वी एक्स ही बताना है कि वी एक्स आपको कैसे चेंज करेगा एक्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको वी मिन निकालने का काम करना है, कि आपको पहले पता तो चले कि आपने किस वेलोसिटी से फेंका है। उसने तो कह दिया कि 2 इंटू वी मिन से फेंका है। वी मिन है क्या, वी मिन है यानी आपके पास दो स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ आपने सी से फेंका, वी मिन पहले निकालेंगे, वी मिन से फेंका। तो आपको ये कह रहा है कि चलिए पहले डायग्राम बनाते, ये है ए, ये है बी, ये डिस्टेंस है 4r। ठीक है, अब इसने आपको कहा ये है आपको वी मिन यानी वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके लिए ये पार्टिकल बी तक पहुंच जाए। तो ये दोनों का आपको रेडियस बराबर है, दोनों का मास बराबर है, तो ये आइडेंटिकल बॉडी है। तो जब आइडेंटिकल बॉडी है
तो ये जब आपको ये पार्टिकल चलेगा 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 तो आपको यहाँ तक पहुंचाना है। तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए यानी आपको मिनिमम वेलोसिटी यहाँ तक नहीं देनी है। आप अगर इसको मिनिमम वेलोसिटी यहाँ तक दे दो, इसके बीच तक की दे दो, जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। देखो यहाँ पे जो होगा नेट फोर्स जीरो होगा, आइडेंटिकल बॉडी है तो बीच में जस्ट 2r डिस्टेंस पे, जस्ट 2r डिस्टेंस पे नेट फोर्स जीरो होगा। और अगर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा तो अगर हल्का सा भी तुम यहाँ पे चले जाए तो इसका फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, इस बी का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस घट जाएगा। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस होता है तो फोर्स कम लगता है, और कम डिस्टेंस होता है तो फोर्स ज्यादा लगता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो वी मिन के लिए आपको जस्ट बीच में ला दो, इसको बीच में ला दो, बाकी का काम बी खुद कर लेगा। थोड़ा सा भी अगर ये इधर आ गया तो बी इसको खुद अपनी तरफ बुला लेगा। तो तुमको मिनिमम वेलोसिटी देने के लिए सिर्फ इसको बीच तक पहुंचाना है। तो अगर आप बीच तक पहुंचाने के लिए, चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके पास थी वी मिन, तो हाफ एम वी मिन का स्क्वायर प्लस इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके कारण, एक ए के कारण और एक बी के कारण, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस जी एम स्मॉल एम बाई ए के कारण हो जाएगा आर, ठीक है। फिर माइनस अब इस बी के कारण जी एम मास तो सेम है डिवाइडेड बाई आर, लेकिन यहाँ आर नहीं लिखेंगे, यहाँ आर क्या लिखेंगे, यहाँ तो हम लिखेंगे ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 3r। कैसे, आपको टोटल डिस्टेंस दिया है 4r, ये डिस्टेंस हो गया r, ये डिस्टेंस हो गया r, और ये डिस्टेंस हो गया आपका 2r। तो b के लिए सेंटर से v नॉट सी पॉइंट की दूरी कितनी होगी, 2r प्लस r 3r, ठीक है, इज इक्वल टू। और जब ये यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा, ये पॉइंट मान लो d, जब ये d पॉइंट पे पहुंचा तो इसके पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है 0, क्योंकि यहाँ पे जस्ट लाना है, तो वहां पे जस्ट लाएंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। और पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपको, इसके कारण माइनस जी एम एम बाई 2r, और उसके कारण भी माइनस जी एम एम बाई 2r, तो 2 से गुना कर दो, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया। अब आप क्या m से m, स्मॉल m पूरे में कट जाएगा, स्मॉल m कट गया। अब आप देखो आपका आ गया हाफ वी मिन का स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई 3r कॉमन ले लो। 3r अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस 3gm बाई आर माइनस gm यार, तो आपका हो जाएगा 4gm बाई आर इज इक्वल टू माइनस gm बाई आर, हाफ m वी मिन का स्क्वायर इक्वल टू इस 4gm बाई 3r को उधर भेजो, माइनस gm बाई आर प्लस 4gm बाई 3r कॉमन, 3r कॉमन, तो ये हो गया आपका माइनस 3gm प्लस 4gm, तो आपका हो गया माइनस 3gm प्लस 4gm, ये हो गया आपका gm बाई 3r इक्वल टू हाफ m v मिन का स्क्वायर। अब आपको ये v मिन हो गया आपको 2gm, आपने तो मास काट दिया था ना, तो ये मास हटाइए ना, ये मास हटाइए, तो v मिन का स्क्वायर हो गया आपको 2gm बाई 3r आपको, यानी v मिन हो गया अंडर रूट 2gm बाई 3r। देखिए दोस्तों, इतना हमने कष्ट करके अभी सिर्फ v मिनिमम निकाला है। अब एक बार और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे v नॉट के लिए, और इस डिस्टेंस पे हम पता कर लेंगे कि vx क्या होगा। चलिए मैं करके बताता हूँ। अभी तक याद रखिए कि हमारा v मिन क्या आया, v मिन आया अंडर रूट 2gm बाई 3r। दोस्तों हमारा क्वेश्चन शुरू होता है अब असली क्वेश्चन, यानी अब आपको बोल रहा है कि ये आपका सर्किल, ये आपको स्फेरिकल बॉडी, ठीक। तो ये आपको बॉडी ए, ये आपका बॉडी बी। अब आपको बोल रहा है जब आपने इस पार्टिकल को वी नॉट वेलोसिटी से फेंका, और वी नॉट कुछ और नहीं 2 इंटू वी मिन है, और आपने वी मिन की वैल्यू निकाल ली है। वो वी मिन आपका कितना आया था, वी मिन आया था अंडर रूट 2gm बाई 3r, ये आया था आपका वी मिन, ठीक है। अब आपको बताना है कि फ्रॉम, आपको बोला है कि how does the speed vx of c change as the function of its distance x from the center of a, इस सेंटर से ये डिस्टेंस, इस सेंटर से ये डिस्टेंस x है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जा रही है vx, ये वेलोसिटी हो जा रही है vx।
आपको यही बताना है कि ये जो Vx है वो x के साथ कैसे वेरी करेगा। तो अब आप एक बात बताइए, ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4r है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4r माइनस x। तो अब आप एक बार और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो तो स्टार्टिंग में यहाँ पे इसके पास थी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, फिर थी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बॉडी के कारण ए और बी के कारण, तो जी एम एम बाई, पहले तो स्टार्टिंग में था आर माइनस जी एम एम बाई 3r, ठीक, और फिर इज इक्वल टू हाफ एम। अब यहाँ पे जब पहुंचा एक्स डिस्टेंस पे तो इसके पास है वेलोसिटी, तो वी एक्स यानी वी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस जी एम बॉडी ए के कारण, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जी एम एम बाई डिस्टेंस है एक्स माइनस जी बॉडी बी के कारण जी एम एम बाई 4r माइनस एक्स। एम एम काट दो, स्मॉल एम हर जगह कट जाएगा, क्या कैपिटल एम भी कटेगा नहीं, अभी तक तो नहीं कटा कैपिटल एम। तो अब आप पुट करो, ये वी नॉट क्या है, वी नॉट है आपको 2 मिन, यानी आपको वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा 4 वी मिन का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर हम लोग करें तो आप एक बार लिखता हूं मैं, हाफ इंटू वी नॉट को लिखेंगे वी नॉट का स्क्वायर यानी 4 वी मिन का स्क्वायर, 4 वी मिन का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस जी एम एम बाई 3r, तो आपको हो जाएगा ये 3r ये 3r, तो माइनस 3gm माइनस gm, तो ये हो जाएगा आपको 4gm 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 बाई 3r इज इक्वल टू हाफ हाफ vx का स्क्वायर माइनस जीएम बाई एक्स। तो आप यहाँ जी एम एम कॉमन ले लो, जी एम एम अगर हम कॉमन लेते हैं, जी एम कॉमन लेते हैं तो 1/x प्लस 1/4r माइनस एक्स। अब आप देख सकते हो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपको दिख रहा है एक्स और 4r माइनस एक्स दिख रहा है, एक्स और 4r माइनस एक्स, यानी आपको आएगा ही वो चीज। तो अब आप वी मीन पुट करो, वी मीन का स्क्वायर हो जाएगा 2gm/3r, तो 2 से 2 कटा, 2 इंटू 2gm/3r, तो इस साइड हो गया 4gm/3r, तो 4gm/3r और ये भी है 4gm/3r, तो ये कट गया, ये हो गया 0। अब आप इसको इधर ले आओ तो हाफ हाफ वी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी एम 1/x प्लस 1/4r माइनस एक्स, तो 4r माइनस एक्स कॉमन ले लो, x इंटू 4r माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो इधर हो गया 4r माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 4r, तो vx की वैल्यू हो गई आपकी, vx की वैल्यू हो गई 2 चौके 8 8 जी एम आर बाई एक्स इंटू 4r माइनस एक्स का अंडर रूट। तो इस 8 को अगर आप बाहर निकालो तो 2√2 हो जाएगा, तो 2√2 जी एम बाई आर अंडर रूट एक्स, वन एक्स की पावर 1/2 का मतलब ही होता है अंडर रूट एक्स, और ये 4r माइनस एक्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों ये थोड़ा टफ क्वेश्चन तो नहीं था, बस कैलकुलेशन इतनी भयानक थी, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर इस वीडियो में तुम कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक पाते हो, कहीं पे कुछ गड़बड़ी पाते हो, तो कमेंट में जरूर बताना। और मैं आप लोग को जरूर बोलूंगा कि आप कमेंट भी एक बार खोल के चेक कर लिया करो, पिन कमेंट में मैं अपनी गलतियों को तस्लीम करता हूँ, गलतियों को मानता हूँ, गलती को मानने वाले, गलती को स्वीकार करने वाले ही यानी इंसान होते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं ना ही परफेक्ट हूँ, गलतियां इंसानों से होती है। अभी मैंने इसमें गलती नहीं की है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने इसमें गलती की है, लेकिन अगर गलती की होगी तो आप कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट खोल के एक बार देख भी लेना। तो ये क्वेश्चन 2 बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, एक बार वी मिन निकालने के लिए और एक बार वी एक्स निकालने के लिए। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, लेंदी था बस। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप, 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए 2020 में क्या बोला था मैंने, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन टफ यानी थोड़ा हट के पूछे गए क्वेश्चन, उतना टफ नहीं है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द एक्सलेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ऑन अ पॉइंट particle at a height h above the surface of the earth is denoted by g naught of h। तो ये कर दीजिए आप g naught of h। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि एक आपको ग्रेविटी कैसे वेरी करती है हाइट एच के लिए, तो वो उसका फॉर्मूला होता है, ये इक्वेशन एक है। और डेप्थ के लिए जो वेरी करती है जी आई डी, मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया है जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और डी हो जाएगा डेप्थ, और इसके जो डी हो जाएगा ऊपर के लिए वो हो जाएगा हाइट, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि which one of the following correctly represent the ratio GID by GOD, GID by GOD। तो अब आप इसको डिवाइड कर दो, जी आई आपको क्या है, जी आई डी जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर डिवाइडेड बाई जी इंटू जी ओ क्या है, यानी हाइट के लिए कैसे वेरी करता है, हाइट के लिए वेरी करता है जी इंटू 1 प्लस डी बाई आर टू दी पावर माइनस 2। तो ये कट गया, आपका हो गया 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर इंटू 1 प्लस डी बाई आर का होल स्क्वायर। तो
अगर आप इसे तोड़ो, अगर हम लोग इसे तोड़े तो 1 - d/r, तो d/r को चलो अज्यूम कर लेते हैं d/r इक्वल टू m, ठीक है। तो 1 - m इंटू 1 + m का होल स्क्वायर, तो 1 + m² + 2m। तो इसको अगर हम लोग तोड़े तो, अगर आप इसको हम लोग तोड़े, एक चीज आप बताओ, अगर नहीं, सॉरी, मैं उतना उतना दिमाग नहीं लगाना है, मैं कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने चला गया, तो उतना दिमाग नहीं लगाना होता है। आपको क्या करना है, अब आप इसको जस्ट इसको तोड़ो। अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 1 + m² + 2m -m - m³ - 2m², तो -m³ 1 आपको हो जाएगा ये 2m - m, m हो जाएगा m, +m² - 2m² -m² हो गया, -m³ हो गया। तो ये हो गया आपको GI/GO, जो आपको आया 1 + m - m² - m³, यानी आपको ये GI/GO ये है y, और ये m है आपको d/r, क्या है m, और ये d/r ही x है, तो 1 + x - x² - x³। तो जस्ट आपको ये पता करना है, आपको पता है क्या पता करना है, आपको ये पता करना है, आपको पता करना है कि ये कौन सा ऐसा ग्राफ होगा जो ये पॉलिनोमियल फॉलो कर रहा होगा, y = 1 + x - x²। तो एलिमिनेशन से तो ये नहीं होगा, ये 1/x दिख रहा है तो ये हटा देंगे। मैं ऐसे तुक्का तो नहीं मार के बताऊंगा। तो अब आप इसको पता है कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये y = 1 + x - x² - x³, ये जो पॉलिनोमियल है इसके लिए आप dy/dx निकालने जाओ। तो अगर आप dy/dx निकालने जाओगे, dy/dx को 0 करने जाओ, तो तुमको पता चलेगा कि x 1/3 के लिए इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है। dy/dx को 0 करना मैं कर ही देता हूँ। तो अगर हम लोग dy/dx को 0 कर, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। दोस्तों हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही थी 1 + x - x² - x³, और हमें पता है ये x कुछ और नहीं, ये d/r है, और ये y कुछ और नहीं, ये है। तो अगर अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, dy/dx को डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें मिलेगा 1 का 0, 1 - 2x - 3x², तो माइनस कॉमन ले लो, तो 3x² + 2x - 1, तो फैक्टराइज करेंगे तो 3x² + 3x - x - 1, 3 कॉमन ले लो, माइनस 3x कॉमन तो x+1, इधर -1 कॉमन तो x+1, तो हमारा आ गया -3x - 1 इंटू x+1, यानी हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी x = 1/3 पे और x = -1 पे। लेकिन हमारा ग्राफ 0 से 1 के बीच है, तो हमें x = -1 दिख नहीं पा रहा है, तो इसको अभी हटा दो, ये दिख ही नहीं रहा है, तो हम देखेंगे कैसे। तो x = 1/3 पे हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, यानी 1/3 यानी 0.3 पे डेरिवेटिव 0 है। डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब क्या, स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, स्लोप 0 है। स्लोप 0 कब होती है, जब आपका कुछ इस प्रकार से स्लोप ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो यहाँ देखो क्या आपको यहाँ दिख रहा है 0.3 पे दिख रहा है, इसकी वैल्यू 0, इसकी ये स्लोप की वैल्यू 0 दिख रही है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपको कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखेगा, यहाँ देखो यहाँ तो स्लोप 0 आ ही नहीं रहा है, और यहाँ देखो यहाँ तो स्लोप 0 आ ही नहीं रहा है, यहाँ देखो यहाँ तो स्लोप 0 आ ही नहीं रहा स्लोप। तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है अपना अगला क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा है पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। आपका पार्टिकल ऑफ मास m है, रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ वेरी लार्ज मास m, कैपिटल M, ठीक है। कंसीडर दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इनफाइनाइट सेपरेशन, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल इज ई। टोटल एनर्जी क्या होती है, मैंने बोला टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv², लेकिन आप v को क्या रखोगे, v को रखोगे gm/r, कैसे, फोर्स बैलेंस करो, mv²/r इक्वल टू gmm/r², ठीक है। ये बैलेंस करते हैं, तो r से r कटा तो v², m से m कटा तो v² की वैल्यू आई gmm/r, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², m इंटू v², तो m इंटू m इंटू gm/r, यानी gmm/2r। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब यहाँ पुट करो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी gmm/2r, 2r, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -gmm/r।
तो टोटल एनर्जी ऐसे होती है माइनस जी एम एम बाई 2 आर। अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो आपको ये डायरेक्ट पता होगा, नहीं पता होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब आपको पूछ क्या रहा है, देखिए पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंटली रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर एल इक्वल टू आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी। तो ऐसे भी यहाँ वेलोसिटी और आर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एम वी इंटू आर, ठीक है। तो आपको एम दिया आर भी है, आपको वेलोसिटी रिप्लेस करना है। वेलोसिटी कैसे रिप्लेस करेंगे, तो देखो हमने ये इक्वेशन पाई, देखो E इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 2 आर हमें मिल गया। तो आर को हम लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं माइनस जी एम एम बाई 2 ई लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप एक काम करो, क्या हम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर होता है, तो जी एम बाई आर को लिख दो, आर को लिख दो माइनस जी एम बाई माइनस जी एम स्मॉल एम बाई 2 ई, तो 2 ई ऊपर चला जाएगा तो जी एम से जीएम कट गया, तो आपका बचा माइनस 2 ई बाई एम। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 2 ई बाई एम। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट माइनस 2 ई बाई एम। अब यहाँ पुट कर दो एम इंटू अंडर रूट माइनस 2 ई बाई एम इंटू आर बाहर। तो ये एम से अगर रूट एम काटो तो ये रूट एम हो जाएगा, इसको हम रूट एम का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक रूट एम से रूट एम कट गया, तो आपका बचा आर बाहर कर लो, तो अंडर रूट माइनस 2 ई इंटू एम। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आर इंटू अंडर रूट माइनस 2 ई एम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आसानी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। देखिए ऑप्शन से भी आपको समझ में आता है कि आपको रिप्लेस क्या करना है। आपको आर क्रॉस एम बी, आपको आर भी है एम भी है ई है, तो आपको वी नहीं चाहिए, तो वी को किसी भी तरीके से हटा दो। अब जो तरीका तुमको सही लगे उससे हटा दो। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, प्लेनेट ऑफ मास एम मूव्स इन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड दिस सन। एक सन है, आपको यहाँ पे सपोज कीजिए ये सन है, विच इज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ठीक है। आपको ये इलिप्स है, आपको ये इलिप्स है, ठीक है, ठीक है, आपको ये इलिप्स है। और अब आपको बोल रहा है प्लैनेट ऑफ मास एम, प्लैनेट ऑफ मास एम, ठीक है, सो दैट इट मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्स, ये हो जाएगा आपका मिनिमम डिस्टेंस आर मिन। आपको पता है मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे होगा वहां पे स्पीड जो होगी वो मिनिमम होगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है तो स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, ठीक है। Taking the gravitational constant to be g and the mass of the sun to be ms, ये mass of the sun ms है। What is the angular momentum? Angular momentum क्या होता है, L बराबर R क्रॉस एम वी, मास दिया हुआ है R और V। आपको यहाँ सारी चीज में आपको क्या V दिख नहीं रहा, यानी आपको V ही को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। तो VA के लिए और VB के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये ए पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ए पॉइंट के लिए एल ए क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, एम आर मैक्स इंटू वी मिन होगा। बी पॉइंट के लिए क्या होगा, बी पॉइंट के लिए होगा एम आर मिन इंटू वी मैक्स, होगा, होगा। ये हमने अभी तक इतना लिखा बस, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले आप वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाएं, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं ए और बी के लिए। ए पॉइंट पे आपके पार्टिकल के पास वेलोसिटी थी हाफ एम वी मिन का स्क्वायर, वी मिन स्क्वायर। और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, एक तो इस ये सन की वजह से होगी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम एस डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर मैक्स। अब जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो इसके पास होगी वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई आर ऑफ आर मिन, ठीक है। तो आप स्मॉल एम काट दो, स्मॉल एम काट दो, स्मॉल एम काट दो, स्मॉल एम काट दो। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो आप फॉर्मूला में देखो आपको जी चाहिए, एम एस चाहिए, एम चाहिए, आर मैक्स चाहिए, सारी चीज है यहाँ पे। लेकिन आपको क्या नहीं चाहिए, आपको एल भी चाहिए। आपको पूछा है एंगुलर मोमेंटम ही पूछा है, एल भी चाहिए। तो आपको इस वी मिन और वी मैक्स को एल से रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये दोनों एल, एल ए और एल बी कोई अलग अलग एल नहीं है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो ये दोनों एल बराबर हैं। तो अब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, वी मिन की जगह पे एल बाई एम आर इंटू वी मैक्स लिखो, और वी और वी मैक्स की जगह पे एल बाई
वी मैक्स की जगह पे एल बाई एम इंटू आर मिल लिखो, एम इंटू आर मिल लिखो। ये वी मैक्स नहीं होगा, आर मैक्स होगा ना, आर मैक्स। ठीक। अभी अगर आप यहाँ तक समझ गए हो तो चलिए मैं अगली स्लाइड पे इसको पूरा सॉल्व करके बता ही देता हूँ। दोस्तों हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे, हमें क्या पता है, हम लोग यहाँ तक जब पहुंचे हमें ये पता है कि हमें ये वी मिन और ये जो वी मैक्स है ये आपको ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, तो हमें ये रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करने के लिए हमने जुगाड़ लगा भी लिया कि हम इसे रिप्लेस करेंगे एल के टर्म में, और हमें एल चाहिए ही। तो हाफ, तो सबसे पहले ये एम को काट दो जो हमने पिछली स्लाइड में काट दिया था पहले ही, तो मैं फिर से काट रहा हूँ। तो हाफ वी मिन, वी मिन है आपको एल बाई एम इंटू आर मैक्स का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई एम इंटू आर मैक्स का स्क्वायर। तो आपको हो जाएगा, अगर हम टोटल का स्क्वायर करें तो एम स्क्वायर इंटू आर मैक्स का स्क्वायर माइनस जी इंटू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई आर मैक्स इक्वल टू हाफ। वी मैक्स को हम लिख सकते हैं वी मैक्स का स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू आर मिन का स्क्वायर माइनस जी ऑफ मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई आर मिन। तो दोस्तों अब एल वाली टर्म को एक जगह करो तो एल स्क्वायर बाई टू एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो वन बाई आर मैक्स का स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, तो वन बाई आर मिन का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम जी इधर एम जी एम एस बाई जी एम एस कॉमन ले ले तो इधर हो जाएगा वन बाई आर मिन। ये इधर इस साइड वाला उधर जाएगा तो वो आर मैक्स प्लस के साथ जाएगा, तो इसे प्लस वन बाई आर मैक्स माइनस ये माइनस है तो वन बाई आर मिन। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई टू एम स्क्वायर इंटू वन बाई आर मैक्स का स्क्वायर माइनस आर मिन का स्क्वायर, तो आपको एलसीएम हो जाएगा आर मैक्स इंटू आर मिन का होल स्क्वायर। और अगर इसे आप ऊपर भेजो तो आर मिन का स्क्वायर माइनस आर मैक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप पहले ही तोड़ दो, तो आप इसे लिख सकते हो आर मैक्स प्लस आर मिन इंटू आर मिन माइनस आर मैक्स, क्योंकि आर स्क्वायर आर मिन का स्क्वायर पहले रहेगा, तो ये हो जाएगा आर मिन माइनस आर मैक्स इक्वल टू जी एम एस इक्वल टू जी मास ऑफ सन इंटू वन, तो ये हो जाएगा आर मिन माइनस आर मैक्स डिवाइडेड बाई आर मैक्स इंटू आर मिन। तो ये आर मैक्स आर मिन, एक आर मैक्स आर मिन से कट गया, आर मिन माइनस आर मैक्स इससे कट गया। तो अगर आप देखो तो एल स्क्वायर की आपकी वैल्यू आई, एल स्क्वायर की वैल्यू आई जी मास ऑफ सन, जी मास ऑफ सन इंटू जी मास ऑफ सन इंटू टू एम स्क्वायर, तो टू बाहर ले आओ, टू एम स्क्वायर इंटू, ठीक ये, और आपको हो गया अगर आप इस आर मैक्स बाई आर मिन को उधर भेजो तो ये डिवाइडेड में चला जाएगा, आर मैक्स प्लस आर्मिन हो जाएगा, आर्मिन हो जाएगा, और इंटू आर मैक्स इंटू आर्मिन हो जाएगा। तो अगर आप टोटल का अंडर रूट ले लो, तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आपका ऑप्शन टू जी एम एस एम, टू जी एम एस एम स्क्वायर, तो सब में बहुत सही, टू जी एम एस आर मैक्स बाई आर्मिन, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे। देखिए यहाँ टू जी बाहर है लेकिन आपको सारे टर्म अंदर है, रूट के अंदर है, आपका ऑप्शन बी सही हो गया। आप समझ गए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ही था, कोई टफ नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था। तो आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, मैंने आपको इसका नोट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वैसे दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं यहाँ आके सॉल्व करता हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन मैं यहाँ आके सॉल्व करता हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे याद नहीं रहता, तो मैं सोच सोच के करता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। रीटेक लेने में हमको बहुत दिक्कत होती है, हम चाहते हैं कि एक ही बार में आ जाए, लेकिन रीटेक लेने में भाई एक तो समझो तुम 4 मिनट हम पूरा बकें, पूरा समझाएं, 3:59 तक सही बोले, 1 सेकंड कुछ उल्टा पलटा बोल दिया तो फिर से रीटेक लो। तो इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि संभल संभल के करें, धीरे चलो दुरुस्त चलो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास जो है एज ट्वाइस एज मैसिव एज द सन, तो मास इसका जो इस बॉडी का मास है, मास ऑफ सन का दोगुना है। ठीक है, ये आपको पहली चीज दी। सो दैट द एस्केप स्पीड, आपको एस्केप स्पीड फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होनी चाहिए। और आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट 2gm/r होता है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप एक बात बताओ, आपको g की वैल्यू पता है, m पता है, कैसे m पता है, m मास ऑफ बॉडी है,
तो आपको रेडियस ऑफ बॉडी निकालना है। मास ऑफ बॉडी क्या है, 2 इंटू मास ऑफ सन। मास ऑफ सन भी आपको दिया है, मास ऑफ सन भी दिया है, तो आप यहाँ पुट करो 2 इंटू जी इंटू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ मास ऑफ सन पुट करो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पुट करो, तो आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ बॉडी क्या होगा। तो ये खुद से सॉल्व कर लेना, ये रहेगा तुम्हारे लिए होमवर्क। मैंने बता दिया, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, ये खुद से सॉल्व कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से हमने इतनी संघर्ष के बाद, इतनी मेहनत के बाद मैकेनिक्स पूरी कंप्लीट कर ली। और दोस्तों मैं लगातार बैठा रह गया। मैं इतना बैठने वालों में से हूँ नहीं, लेकिन मैं बैठा रह गया, क्योंकि अगर आज नहीं करता तो फिर मुझे पता है कभी नहीं करता। वैसे भी 7 जून को आपका एग्जाम है। अगर मैं 7 जून से पहले कोई वीडियो ना लाऊं तो मैं पहले ही आपको ऑल दी बेस्ट बोल देना चाहता हूँ। ये सफर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा ये सफर। मैंने भी आपके लिए बहुत इस बार मेहनत की है और आपने भी बहुत मेहनत की है। जरूर आप अच्छा करोगे अपनी जिंदगी में, यहाँ सफल ना हुए तो कहीं ना कहीं जरूर होगे। याद रखो, आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाने वाली। आपका आपकी मेहनत के ऊपर वाला देख रहा है और उस पर भरोसा रखो। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक फोल्डर तैयार कर दूं जिसमें मैं फिजिक्स के भी जितने पीवाईक्यू मैंने कराए हैं उसके नोट्स, और फिर जितने मैंने मैथ के कराए हैं पीवाईक्यू उसके नोट्स, उन सारी पीडीएफ को एक फोल्डर में अपलोड कर दूं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं ये चीजें जल्दी करने वाला हूँ और वो आपके रिवीजन में बहुत आपको हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और दोस्तों एक लड़के ने बोला था कि भैया आपने मैकेनिक्स करा दिया तो मैं आपको बहुत सारी दुआ दूंगा। तो मैंने मैकेनिक्स करा दिया, अब आप तो मुझे बहुत सारी दुआ दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद।